So देखो recording the message पे और screen share है। तो देखो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि प्रोसीड्यूर फॉर रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी। इक्विटी का मतलब मैंने बोला है, इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी होती है, ठीक है, उसको कंपनी फॉर्मेशन क्यों आया था। पहले तो था सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर आया उसके बाद आया पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद आया पार्टनरशिप, उसके बाद कंपनी का थॉट इसीलिए आया क्योंकि कंपनी अकाउंट्स जो है, सॉरी कंपनी अकाउंट्स बोल रहे, कंपनी जो है, कंपनी के पास कैपिटल ज्यादा होता है क्योंकि इतना ह्यूमन का डिमांड हो रहा है। ठीक है, इतना हम लोगों का डिजायर्स है सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए। डिजायर्स चाहे वो सर्विस ओरिएंटेड हो चाहे प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करवाने के लिए कैपिटल वगैरह चाहिए, तो इसी वजह से कंपनी फॉर्मेशन आया। और कंपनी फॉर्मेशन देखो, यहाँ पर हम लोग इक्विटी के थ्रू से फंड रेज कर सकते हैं। इक्विटी का मतलब होता है पब्लिक से अपना प्रोजेक्ट को दिखा के पैसा मांगना। ठीक है, और जो पब्लिक पैसा देती है उनको हम लोग अपने कंपनी का शेयर देते हैं। ठीक है, और इस तरह के लोगों को बोला जाता है इक्विटी। ठीक है, इक्विटी मतलब ओन फंड। अगर इक्विटी का मतलब बोलो तो इसको बोला जाता है ओन फंड, मतलब पब्लिक पैसा दे रही है लेकिन इसको हम लोग खुद ही का पैसा मानेंगे। मतलब खुद का पैसा यानी जो भी पब्लिक पैसा लगा रही है वो भी कंपनी का ओनर है। ठीक है, वो भी कंपनी के ओनर है। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब ओन फंड होता है। ठीक है, हम लोग का दो तरह का फंड हो सकता है, एक ओन फंड एक लोन फंड, जिसमें इक्विटी जो है वो ओन फंड है। ठीक है, इक्विटी वाले क्या करते हैं, इक्विटी वाले जो है वो प्रॉफिट लॉस दोनों चीज को बियर करेंगे। अब ये कौन कर सकता है, कोई खुद ही कर सकता है अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस। हम दोनों चीज बियर करेंगे तो हम ओनर हो गए ना। अगर कोई बोलेगा मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, मुझे लॉस से कोई मतलब नहीं, वो तो ओनर हुआ नहीं। ठीक है, तो वही हो गया, इक्विटी से हम लोग फंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए देखो क्या प्रोसेस है। पहले इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जहां पर ये एक मतलब लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के थ्रू से ये डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया जाता है और यहाँ पर पूरे कंपनी का डिटेल्स लिखा जाता है। जो कंपनी मार्केट में आ रही है और लोगों से पैसा मांग रही है तो उनका प्रोजेक्ट वगैरह क्या है उसके बारे में बोला जाता है। ठीक है, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर शेयर फ्रॉम द, तो ये क्या करते हैं, पब्लिक से ये प्रोस्पेक्टस के थ्रू से बता सकते हैं पब्लिक को कि उनका क्या प्रोजेक्ट है। ठीक है, और शेयर को इशू कर सकते हैं। मतलब फंड रेज करने के लिए पब्लिक क्या करेगी, ये पढ़ेगी एप्लीकेशन, देखेगी प्रोस्पेक्टस, तभी ना उनको समझ में आएगा कि उनको इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो कितने तरह से हम लोगों का सब्सक्रिप्शन हो सकता है। तो देखो, एक हो सकता है फुल सब्सक्रिप्शन, एक हो सकता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब देखो, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि शेयर इशू करने के बाद पब्लिक को, ये तो कंपनी ने बोल दिया हम शेयर इशू करना चाहते हैं, कंपनी मार्केट में शेयर इशू भी कर दी, अब पब्लिक को तो उसको लेना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मतलब शेयर खरीदो और कंपनी को पैसा दो। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन का मतलब है, फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कंपनी मान लो 1000 शेयर इशू करना चाहती थी और 1000 ही सब्सक्राइब हो गया, इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। दैट इज एप्लीकेशन रिसिप्ट फॉर ऑल इशूड शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी ने 1000 सोचा था लेकिन 800 शेयर्स ही सब्सक्राइब हुआ, इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन रिसिप्ट आर लेस देन द शेयर इशूड, शेयर इशूड इतना हुआ है, एप्लीकेशन इतने लोगों ने दिया है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब 1000 की जगह 1200 एप्लीकेशन आ गए, बट हम लोग तो 1000 ही अलॉट देंगे भले ही 1200 आ गया हो। तो ओवर सब्सक्रिप्शन दैट इज एप्लीकेशन रिसिप्ट आर मोर देन शेयर इशूड, शेयर इशूड जितना हुआ उससे ज्यादा हमें एप्लीकेशन रिसीव हुआ। ठीक है, ये जिस्ट है, हम लोग आगे ये सब डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जस्ट एक मतलब समरी दे रखा है, उसको हम समझा रहे हैं। अब देखो अगर फुल सब्सक्रिप्शन हो गया तब क्या होगा, पहले क्या हुआ, फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब एप्लीकेशन रिसिप्ट हो गया सारे इशू शेयर के लिए। अब एप्लीकेशन मिलने के बाद क्या हो गया, अब अलॉटमेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर्म फिलअप करते हो कोई भी जगह पे एडमिशन के लिए, कोई कोर्स लाइक कॉलेज वगैरह में, तो उसके बाद क्या होता है, मेरिट लिस्ट वगैरह आ जाता है, फिर जो है बताया जाता है कि कौन से कॉलेज में हम लोग को एडमिशन मिल रहा है, कौन से में रिजेक्टेड है, कौन से में एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पर शेयर में भी क्या होता
होता है, अलॉटमेंट दिया जाता है। तो ये देखो, अगर फुल सब्सक्रिप्शन है तो सेकंड यहाँ पर आ सकते हैं, डायरेक्टर्स मेक अलॉटमेंट फॉर शेयर अप्लाइड। तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, अलॉटमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अलॉटमेंट करेंगे तो अलॉटमेंट मनी उसके बाद मिल जाएगा। अलॉटमेंट करेंगे तो डिक्लेयर कर देंगे कि हम लोग ये शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो सभी को इंडिविजुअली मैसेज चला जाता है कि आपको अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिला। और अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, क्योंकि शेयर का जो पैसा है वो स्टेप वाइज लिया जाता है। पहले एप्लीकेशन का, उसके बाद वाला जो पेमेंट मिलता है उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। उसके बाद कॉल होता है, कॉल में बहुत सारा पॉइंट, जैसे कोई फर्स्ट कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है, सेकेंड कॉल होता है, ठीक है, अलग अलग जो है नाम दिया जाता है। ये सब डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। अलॉटमेंट मनी मिल गया। उसके बाद अलॉटमेंट के बाद जैसे मैंने बोला कॉल होता है, फर्दर कॉल मेड एंड कॉल मनी रिसीव। फिर उसके बाद कॉल किया जाता है और कॉल मनी रिसीव किया जाता है। मतलब पहले क्या भरना है, एप्लीकेशन। जैसे मान लो कॉलेज में एडमिशन लेते हो, पहले तो फॉर्म का ही पैसा भरते हो, पहले थोड़ी ना कोर्स का पैसा भरते, तो नहीं। उसके बाद क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद कोर्स का पेमेंट होता है। जस्ट लाइक दैट कि पहले एप्लीकेशन का पैसा भरना है, उसके बाद जैसे ही अलॉटमेंट मिलेगा, इसका हमें पता चलता है, तो हमें क्या भरना पड़ेगा, अलॉटमेंट का पैसा। उसके लिए कंपनी टाइम बता देगी कब से कब पे करना है। आफ्टर दैट कंपनी कॉल मनी जो है वो बोल सकती है। तो ये हो गया हम लोग का प्रोसेस, अगर हम लोगों का क्या हुआ है, फुल सब्सक्रिप्शन हुआ है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड प्रोसेस देखो। सेकेंड प्रोसेस में यहाँ पर सपोज अगर हम लोग का अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, तो हमारे पास दो वे है, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन पे दो वे है। हमें देखना है कि अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है वो कितना हुआ है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब ये क्या होता है, कंपनीज एक्ट 2013 में ये बोला गया है कि कंपनी को जितना शेयर वो इशू करना चाहती है, एटलीस्ट 90% उसे इशू करवाना ही पड़ेगा। 90% टोटल शेयर का 90%। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 1000 शेयर्स अगर कंपनी को इशू करवाना है, तो 90% का मतलब होता है 900 शेयर्स कम से कम इशू करवाना पड़ेगा। ये होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इससे कम होने से नहीं चलेगा, इससे कम होने से नहीं चलेगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव मतलब अगर मेरा टारगेट, कंपनी का टारगेट 1000 शेयर्स है, तो अगर उसने 900 शेयर सब्सक्राइब करवा दिया है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव। और अगर मान लो कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, 1000 में 800 ही सब्सक्राइब करवा पाई, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव। ये दो केस हो गया, ठीक है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने रिसिप्ट कर लिया है, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें मिल गया है, ठीक है, तो क्या होगा, डायरेक्टर अलॉटमेंट कर देगा, क्योंकि ये हमारे लॉ को फुलफिल करता है। तो कोई बात नहीं, आपने 100% नहीं करवाया, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी रिसीव हुआ है तो डायरेक्टर क्या करेगा, उसके बाद अलॉटमेंट करेगा। उसके बाद सेम प्रोसेस, अलॉटमेंट का पैसा जो है वो कलेक्ट करेगा। आफ्टर दैट फर्दर कॉल जो है, मतलब कॉल्स जितने भी हो सकते हैं, जैसे अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम रख सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह से ये होगा, ठीक है। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है तो ऑल एप्लीकेशन मनी रिफंड, मतलब 800 एप्लीकेशंस पे जितने भी पैसे कलेक्शन हुए हैं, जितना भी अमाउंट कलेक्ट हुआ है, वो सारा का सारा क्या करना पड़ेगा, रिटर्न या रिफंड, जो भी बोलो, रिफंड या रिटर्न एक ही बात है यहाँ पर, ये करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब टोटल शेयर का 90%, ठीक है, टोटल शेयर का एटलीस्ट 90%। अब ये देखो, ये हो गया हम लोगों का फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का वे, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन में किस तरह से हम लोग शेयर को अलॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, जैसे मान लो हम लोगों ने सोचा था 1000, लेकिन 1200 एप्लीकेशन हमें आ गए, यानी 200 एक्स्ट्रा, ठीक है। क्योंकि 1000 तो हमारा टारगेट था ही, 200 एक्स्ट्रा। अब क्या होगा, इसका हमारे पास दो वे होता है, जबकि यहाँ पर एक ही वे लिखा हुआ है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, या तो 200 का रिफंड कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। 200 का जो एक्स्ट्रा आ गया उसे रिफंड या रिटर्न कर सकते हैं, जिसका यहाँ पर जो है फ्लो चार्ट में नहीं दिखाया है। और एक वे होता है जो यहाँ पर दिखाया है, दैट इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। प्रो राटा अलॉटमेंट जो है वो डायरेक्टर कर सकते हैं, मतलब अलॉटमेंट करते हैं ना डायरेक्टर, ये देखो, लेकिन ये होता है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, यानी जैसे 200 पे जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा ले लिया है, 200 शेयर्स पे जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा ले लिया है, उसको क्या करना है, ये रिफंड नहीं करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर जो कॉल किया जाएगा, जैसे कि मान लो अलॉटमेंट हो गया, कॉल हो गया, क्योंकि ये पैसा तो एप्लीकेशन पे मिला है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट तो एप्लीकेशन पे मिला है, ये अगर हम लोग रिटर्न नहीं करना चाहते, जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल से बोलते हैं, जैसे मान लो कि कंपनी को मान लो 12 रुपीज जो है
इसको कैसे बताएं, मान लो कंपनी का यहाँ पर 1000 शेयर्स ही ले लेते हैं, ठीक है। 1000 शेयर्स पे कंपनी को 10 रुपए करके कलेक्ट होना चाहिए था 10,000 फॉर एग्जांपल। अगर पूरे शेयर्स का वैल्यू 10 है, हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं बोल रहे, हम एक साथ बोल रहे हैं, मान लो कंपनी को 10 रुपीज टोटल मिलने वाला था, यानी यहाँ पर हो जाएगा 10,000 इनको कैपिटल रेज करना था, ठीक है। अब 1200 लोगों ने एप्लीकेशन भर दिया 10 रुपीज करके, यानी 12,000, तो 2,000 एक्स्ट्रा हो गया। अब कंपनी बोल रही है कि ये 2,000 जो है हम ये रिटर्न रिफंड नहीं करेंगे, बाद में जब हम कॉल करेंगे। अब बाद में कॉल करने का मतलब है, मान लो कि शेयर का प्राइस है फॉर एग्जांपल 50, ठीक है, एग्जांपल के बोल लेते 15, मतलब कंपनी इसके बाद भी 5 रुपीज कॉल कर सकती है, ठीक है, 5 रुपीज कॉल कर सकती है। तो जब ये 5 रुपीज कॉल करेगी तो कंपनी ये पैसा एडजस्ट कर लेगी, मतलब कंपनी इसके बाद 1000, क्योंकि अलॉटमेंट 1000 का ही होगा, ठीक है। 1200 को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, अलॉटमेंट 1000 का ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जैसे मान लो तुम लोग कॉलेज में एडमिशन लिए हो, तो अगर कॉलेज में 100 सीट अवेलेबल है तो 100 स्टूडेंट को ही वो एडमिशन ले सकते, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। उसी तरह से तो अलॉटमेंट अगर 1000 बोला है तो 1000 का ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो 200 पे जो 2000 एक्स्ट्रा रिसीव कर रखा है उसको नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो नेक्स्ट अगर 5 रुपीज कॉल करना है तो 5000 मिलेगा 1000 शेयर्स पे, लेकिन क्योंकि 2000 पहले से ही लिया हुआ है तो अभी 3000 ही कंपनी लेगी। ये मैंने एक ओवरऑल वे से बताया, ओवरऑल, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो इसको बोला जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। मतलब सीधा सा बात है, एक्स्ट्रा पैसा जो मिला अभी रिटर्न नहीं करेंगे, नेक्स्ट अगर कुछ हम लोग कॉल करेंगे तो उसमें एडजस्ट कर देंगे। जैसे सिंपल मान लो कहीं पर कोई शॉप में जाके, अगर मान लो तुम लोगों ने एक खरीदारी किया है 800 रुपीज का और 1000 दे दिया, लेकिन वो दुकानदार बोल रहा है कि 200 रिटर्न नहीं देंगे, आप नेक्स्ट बार कुछ खरीदने आओगे तो 200 कट उस पे कट कर लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रोराटा का मतलब सिंपल वही होता है। तो प्रोराटा अलॉटमेंट कर सकते हैं डायरेक्टर, अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा, उसके बाद फर्दर कॉल का पैसा मिल सकता है, लेकिन प्रोराटा क्या होता है, उसमें एडजस्टमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर दो वे होता है, जिसमें एक ही यहाँ पर फ्लो चार्ट में बोला हुआ है, सेकेंड जो तरीका है दैट इज रिफंड करके, ओवर सब्सक्रिप्शन पे हम लोग रिफंड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या बोला है, शेयर इशूड फॉर कैश। शेयर एक्चुअली दो तरह से इशू किया जाता है, यहाँ पर कैश का बात बोला है, आगे जाके दूसरा पॉइंट भी बोलेगा अदर देन कैश, ठीक है। तो अगर हम लोग कैश में शेयर इशू करते हैं, मतलब शेयर इशू करके कैपिटल रेस किए थ्रू कैश, तो ये कितने तरह से कर सकते हैं, फेस वैल्यू पे कर सकते हैं, प्रीमियम वैल्यू पे कर सकते हैं। फेस वैल्यू और प्रीमियम, प्रीमियम मतलब शेयर का जो प्राइस है उससे ज्यादा, फेस वैल्यू मतलब जो प्राइस है एक्चुअली उस पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द एंट्री फॉर शेयर कैपिटल। अगर हम लोग प्रीमियम में, प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा वैल्यू, ठीक है, अगर किसी चीज का प्राइस है 10, अगर वो 12 बोल रहा है कोई और फिर भी हम लोग ले रहे हैं, तो ये 2 हो गया एक्स्ट्रा वैल्यू यानी प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम प्राइस। तो प्रीमियम पे अगर कोई शेयर इशू हो रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है जब हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट का एंट्री पास करते हैं। ये तो हम लोग एंट्री में सीखेंगे कि किस तरह से ये होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर अभी कुछ ज्यादा नहीं समझ में आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। शेयर इशूड एट प्रीमियम भी हो सकता है, एट फेस वैल्यू भी, सारा डिटेल्स है, ठीक है। यहाँ पर ये छोटा मोटा सा एक दे रखा है, लेकिन हाँ ये तो अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्या है, सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट 2013 बोल रहा है, एक कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट एक्सेप्ट फॉर इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। कंपनीज एक्ट 2013 बोल रहा है कि कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तब हम लोग को डिस्काउंट भी देगा, पार भी देगा, प्रीमियम भी देगा, ठीक है। डिस्काउंट मतलब जो वैल्यू है उससे कम पे, प्रीमियम का वैल्यू जो वैल्यू होना चाहिए उससे ज्यादा में, ठीक है। तो डिस्काउंट पे शेयर इशू करना अलाउड नहीं है, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। स्वेट इक्विटी शेयर किनको दिया जाता है, स्वेट इक्विटी शेयर दिया जाता है इंप्लॉइज को, कंपनी के जो इंप्लॉइज होते हैं ना उनको स्वेट इक्विटी शेयर दिया जाता है, डायरेक्टर्स को भी दिया जाता है, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर होता है कि अगर कंपनी के एम्प्लॉइज, डायरेक्टर, ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कुछ एडिशन लाते हैं या फिर कंपनी का प्रॉफिट को इंक्रीज करने में कोई हेल्प करते हैं, ठीक है,
इस तरह का, जैसे मान लो कोई पेटेंट वगैरह हो गया, ठीक है, इनसे, ठीक है, या फिर कोई रिसर्च डेवलपमेंट कर दिया, कोई इन्वेंशन कर दिया, तो अगर इम्प्लॉइज या डायरेक्टर ये लोग अगर कंपनी का कोई एडिशनल बेनिफिट करवाते हैं तो कंपनी ने एज ए रिवार्ड में शेयर दे सकती है, ठीक है। शेयर जो है कंसेशनल रेट में या फ्री में दे सकती है। इस तरह के शेयर को बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर। मतलब आपने मेरे कंपनी में अपना पसीना बहाया है, ठीक है, तो आपको हम लोग फ्री में या कंसेशनल रेट में शेयर देंगे। तो इस तरह के शेयर को बोला जाता है इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। और ये जो स्वेट इक्विटी शेयर है ये डिस्काउंट में इशू किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि फ्री में या कंसेशनल रेट में मिल सकता है। फ्री में कभी कभी होता है बहुत ही नॉमिनल रेट में, कंसेशनल रेट में बोलो ये भी होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, तो ये चलेगा डिस्काउंट पे। बट बाकी शेयर सेक्शन 53 बोलता है डिस्काउंट पे मत इशू करो, ठीक है। देयरफॉर एनी इशू ऑन डिस्काउंट बाय द कंपनी विल बी वॉइड विद कंपनी बीइंग पनिशेबल विद फाइन। अगर इसके अलावा अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर अगर हम लोग कोई भी शेयर को क्या करते हैं, डिस्काउंट पे इशू करते हैं, तो वो वॉइड माना जाएगा, मतलब इनवैलिड, और कंपनी को पनिशमेंट भी मिल सकता है फाइन का, ठीक है। फाइन देना पड़ेगा कंपनी को अगर कंपनी स्वेट इक्विटी के अलावा कोई और शेयर को डिस्काउंट पे इशू करती है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फंड्स प्रोवाइडेड बाय ओनर्स इनटू बिजनेस आर रिकॉर्डेड एज कैपिटल। अगर बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस पे फंड अगर रेज करता है या रिकॉर्ड करता है, जो मतलब फंड जो है वो प्रोवाइड करता है, जिस तरह से भी क्यों ना करे, उसे बोला जाता है कैपिटल। कैपिटल ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कैपिटल ऑफ बिजनेस कैपिटल ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, छोटा बिजनेस है, मिडिल कैपिटल वाला बिजनेस है या ज्यादा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना कैपिटल लगाना चाहिए अपने बिजनेस में, ठीक है। प्रोप्राइटर्स प्रोवाइड कैपिटल इन ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। प्रोप्राइटर जो है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब जो अकेले अपना बिजनेस संभालते हैं, ठीक है, मैनेज भी वही कर रहे हैं, बिजनेस भी वही कर रहे हैं, सारा काम वही करते हैं, सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। अकेले अकेले जो बिजनेस करते हैं उनके पास कैपिटल कहां से आता है, उन्हीं के थ्रू से आता है, कहीं और से नहीं आता। प्रोप्राइटर प्रोवाइड्स कैपिटल इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। वो खुद पैसा लगा सकते हैं, अपना ओन कैपिटल, या फिर कुछ लोन वगैरह ले सकते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप बिजनेस है, देयर इज मोर देन वन प्रोप्राइटर, क्योंकि पार्टनरशिप किसी एक का ओनरशिप में नहीं होता है, अलग अलग पार्टनर के ओनरशिप में होता है। गुड इवनिंग अर्पिता। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि पार्टनरशिप जो है, इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप देयर इज मोर देन वन प्रोप्राइटर, ठीक है, क्योंकि कोई एक ओनर नहीं होता है, बहुत सारे ओनर होते हैं जिनको बोला जाता है पार्टनर। पार्टनर्स इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इन पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल कहां से आता है, थ्रू पार्टनर आता है, उनको कैपिटल लाना पड़ता है। एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म इज रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन पार्टनरशिप फर्म का भी तो एक लिमिटेशन है। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो नंबर है उतने लोग ही हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जितने लोग हैं उतने लोग ही कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है, उतने लोग ही कैपिटल ला पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, अनलिमिटेड तो हो नहीं सकता है, ठीक है। देयरफॉर ओनली लिमिटेड कैपिटल कैन बी प्रोवाइडेड इन सच फॉर्म ऑफ बिजनेस। अगर मान लो कोई पार्टनरशिप में 10 पार्टनर है तो 10 पार्टनर से ही कैपिटल मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। और बाकी जो है पार्टनरशिप का जो लिमिट होता है 2 से लेके, मतलब दो अलग अलग मेथड से होता है, मेथड नहीं मतलब दो अलग अलग लॉ के हिसाब से होता है मिनिमम नंबर, तो मिनिमम मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम उतने लोग ही जो है कैपिटल रेज करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। Moreover, the liability of proprietors is unlimited in case of non-corporate business, namely sole proprietorship and partnership। और ये दोनों केसेस में, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, ये दोनों केसेस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। जैसे देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, बाई चांस अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस चल रहा है, ठीक है, तो जो भी लाइबिलिटी है वो पर्टिकुलर उस ओनर के ऊपर जाता है, ठीक है, किसी के ऊपर हम लोग उस लाइबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। हमारा बिजनेस है तो पूरा लाइबिलिटी ही हमारा है, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। और पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन उसको भी, इस प्रॉब्लम को जो है एलिमिनेट करने के लिए एलएलपी लाया गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लाया गया, ठीक है। लेकिन सिर्फ पार्टनरशिप अगर बोलो तो वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया है,
कैपिटल फंडिंग प्रोसेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म्स कैन बी समराइज्ड एज बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर एक समरी दे दिया है अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो भी पढ़ा उसका। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसका ओनरशिप कौन है? प्रोप्राइटर का। ही अलोन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। अगर पार्टनरशिप है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो पार्टनर है ओनर। ठीक है, कंपनी अगर है तो शेयर होल्डर जो है उसको ओनर बोला जाता है। ये सोल प्रोप्राइटर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उसको कैपिटल बोला जाता है, पार्टनर जो करते हैं उसे पार्टनर्स कैपिटल बोला जाता है, कंपनी जहां से कैपिटल लाती है उसे शेयर कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, पार्टनरशिप का भी अनलिमिटेड होता है, लेकिन मैंने अभी अभी बोला एलएलपी को भी लाया गया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए। कंपनी जो है इनका लाइबिलिटी क्या होता है? इन यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड टू इशू प्राइस ऑफ द शेयर हेल्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर मतलब ये देखो लिमिटेड टू इशू प्राइस ऑफ द शेयर। शेयर इशू क्या है? मान लो 10 रुपीज का। ठीक है, और कंपनी ने अभी तक कॉल किया है सिर्फ 8 रुपीज। ठीक है, शेयर इशू क्या है 10 रुपीज का, कंपनी ने मान लो सिर्फ 8 रुपीज का ही अभी तक कॉल किया है, अभी भी 2 रुपीज बाकी है। और कंपनी सोच रही है अगर कभी मेरा कंपनी होना मतलब बंद होने के ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, कि कंपनी क्या हो रहा है, वुंड अप हो रहा है या फिर डिसोल्यूशन में जा रहा है, तब हम लोग 2 रुपीज करके पर शेयर होल्डर से कॉल करेंगे। इतना ही जो है शेयर होल्डर देगा कंपनी को। तो लिमिटेड टू इशू प्राइस, इशू प्राइस मान लो 10 रुपीज में इशू हुआ था, इशू प्राइस ऑफ द शेयर हेल्ड उतना ही लिमिटेड होगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा वो लोग शेयर होल्डर से नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है देखो, विद द ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट सोared टू ए न्यू हाइट एंड द अटेस्ट रिस्क ऑफ फेलियर इंक्रीज ड्यू टू pace of technological development. Non-corporate entities could not cope with the pressure of increased capital and degree of risk involved. This led to the emergence of corporate form of organization. क्या हो रहा है कि आज के डेट पे इतना ज्यादा मतलब नॉन कॉर्पोरेट जो एंटिटीज है, मतलब ये सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप, ठीक है, ये कोप अप नहीं कर पा रही है इंक्रीज्ड कैपिटल का जो प्रेशर है उसके साथ। मतलब ज्यादा पैसा नहीं होगा तो बिजनेस डेवलप नहीं कर पा रही, इतना ज्यादा कैपिटल का नीड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है, ठीक है, और जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसके साथ ये लोग कोप अप नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसीलिए ये एक टेंडेंसी हो जा रहा है कि मतलब ये मतलब इमरजेंस सिचुएशन बोल सकते हो कि कॉर्पोरेट फॉर्म मतलब कंपनी का फॉर्मेशन इतना ज्यादा डिमांडिंग है, हाई डिमांडिंग है। ठीक है, क्योंकि देखो ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस है, ठीक है, और इस वजह से कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग जो है क्या कर पाए, जो भी नीड है, जो ह्यूमन डिजायर है उसे फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि ये सब दो जो फॉर्मेट है ना बिजनेस का, ये टिक नहीं पा रहे कंपनी के सामने। ठीक है, मतलब कंपनी नहीं हो रहा है तो फिर ये कंपटीशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कंपनी के पास पैसा ज्यादा होता है, रिस्क टेकिंग पावर ज्यादा होता है, ह्यूमन रिसोर्स इनके पास ज्यादा होता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इनके पास ज्यादा होगा, ये ज्यादा बड़ा बड़ा मशीन खरीद पाएंगे, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करवा पाएंगे, जो कि ये दो नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली कंपनी आगे जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, शेयर कैपिटल। ये क्या है, शेयर कैपिटल क्या होता है? तो शेयर कैपिटल का मतलब वही कंपनी जो शेयर ले रही है, शेयर दे रही है, ठीक है, मतलब कंपनी लोगों से जो पैसा रेज कर रही है उसको बोलेंगे कैपिटल। ठीक है, और उस कैपिटल लेने के बदले कंपनी क्या देगी? शेयर देगी उन लोगों को। तो शेयर कैपिटल क्या होता है देखो, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल यूनिट ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट एंड ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। मतलब देखो कंपनी का कैपिटल, सपोज कंपनी है जिसके पास 10,000 कैपिटल है, ठीक है, अगर इस 10,000 कैपिटल को हम एक स्मॉल इंडिविजिबल मतलब जिसको और डिवाइड नहीं कर सकते, एक स्मॉल नंबर पे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो ₹10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ₹10 से डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ गया, कितना आ जाएगा 1000, क्योंकि रुपीज रुपीज तो कैंसिल, 1000 ये क्या आ गया नंबर, ठीक है, ये क्या आ गया नंबर। देखो टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड, ये टोटल कैपिटल है, इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ स्मॉल, ये देखो ये है स्मॉल इंडिविजिबल, इंडिविजिबल मतलब क्या, 10 को डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं, मतलब इसको और आगे फर्दर स्प्लिट नहीं करेंगे, स्मॉल इंडिविजिबल यूनिट ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट इसीलिए इंडिविजिबल है, ये 10 ही है,
एंड ईच सच यूनिट इज कॉल्ड ए शेयर। तो ये देखो, ये क्या हो गया, ये 1000 टोटल शेयर्स हो गया और एक एक शेयर का वैल्यू कितना हो गया, 10 रुपीज करके हो गया। वही चीज बोल रहा है, टोटल कैपिटल को अगर हम लोग नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल, अच्छा नंबर ऑफ इंडिविजिबल यूनिट से डिवाइड करने बोला है, ठीक है, तो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ये देखो नंबर्स, 1000 नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, मैंने रुपीज से नहीं 1000 नंबर से डिवाइड कर दिया, तो 0000000, तो ये क्या आ गया, ₹10, ₹10, ठीक है। ये ₹10 आ गया एक शेयर का वैल्यू, क्योंकि एक नंबर बचा, ठीक है, ₹10 आ गया एक शेयर का वैल्यू। तो वही बोल रहा है, डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल यूनिट ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, एंड ईच सच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर, ठीक है। तो एक एक यूनिट को हम लोग बोलेंगे शेयर। द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। और ये जो फिक्स्ड वैल्यू है ना, ये कहां पर लिखा हुआ मिलेगा हमें, जो शेयर सर्टिफिकेट होता है ना उस पे ये प्रिंट रहता है, और इसी को बोला जाता है नॉमिनल पर और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो जो शेयर का नॉमिनल वैल्यू है वही शेयर का फेस वैल्यू है, और वही शेयर का क्या है, पार वैल्यू, ठीक है। जो नॉमिनल है वही फेस वैल्यू है, वही पार वैल्यू है, ठीक है। ये कहां पर दिखेगा, हमें शेयर सर्टिफिकेट पे दिखेगा, प्रिंट किया हुआ रहता है शेयर सर्टिफिकेट पे कि शेयर का नॉमिनल या फेस वैल्यू या पर वैल्यू क्या है। However, a company can issue shares at price different from the face value of share. तो कंपनी क्या करती है, कंपनी इशू कर सकती है ये जो प्राइस है ना इससे अलग में, ये जो है ये इशू प्राइस हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब कंपनी नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या पार वैल्यू पे शेयर इशू कर सकती है, अगर करेगी तो ये दो वैल्यू इक्वल हो जाएगा, मतलब जो इशू प्राइस है वही हो जाएगा फेस वैल्यू या पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। लेकिन कंपनी चाहे तो अलग वैल्यू पे भी इशू कर सकती है, लाइक यहाँ पर हो गया डिस्काउंट और प्रीमियम, ठीक है, डिस्काउंट या प्रीमियम पे भी शेयर इशू कर सकती है, या फिर इस वैल्यू पे भी इशू कर सकती है। तो अदर देन बोला है, इसलिए मैंने बोल दिया कि ये दो अलग वैल्यू हो सकता है। However, a company can issue share at a price different from face value of shares. The liability of holder of shares called shareholder. जो शेयर होल्ड करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर्स। और इनका लाइबिलिटी क्या होता है, द लाइबिलिटी ऑफ होल्डर ऑफ शेयर्स इज लिमिटेड टू द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय देम। यहाँ पर मैंने वो समझाया, ठीक है। जो शेयर इन्होंने लिया है, एक्वायर किया या होल्ड किया है, उसका जो प्राइस है, इशू प्राइस है, जितना उसका इशू प्राइस होगा उनका लाइबिलिटी उतना ही होगा। मान लो एक शेयर का इशू प्राइस है 10, तो इनका लाइबिलिटी अप टू 10 तक है। अब 10 में जितना दे दिया और जितना बाकी है वही लाइबिलिटी होगा। मान लो कोई एक शेयर होल्डर ने एक ही शेयर लिया है 10 रुपए वाला, ठीक है, मतलब कंपनी को 10 रुपए दिया है, कंपनी का एक शेयर लिया है। अब अगर कंपनी को वो ऑलरेडी 10 रुपीज दे दिया है, तो और कंपनी के टूवर्ड्स उनका लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 2 रुपीज का ही बाकी रहेगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इशू प्राइस के तरफ कितना, लिमिटेड टू द इशू प्राइस, ठीक है। इसको बोलेंगे लिमिटेड टू द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स एक्वायर्ड बाय देम। जो शेयर इन्होंने एक्वायर कर रखा है उस पे, उसका जो इशू प्राइस है उस पे जितना अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है उतना ही इनका लाइबिलिटी हो सकता है। ये हो गया शेयर कैपिटल। अब देखो क्या बोल रहा है, द इशू प्राइस नीड नॉट बी इक्वल टू द मार्केट प्राइस। इशू प्राइस और मार्केट प्राइस जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है। दिस डेज द शेयर्स आर जनरली प्राइस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो आज के डेट पे क्या होता है, शेयर जो है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस पे नॉर्मली क्या होता है, शेयर का प्राइस कैसे मतलब डिसाइड किया जाता है, तो उसका दो मेथड होता है, ठीक है। जिसमें यहाँ पर देखो सिर्फ बुक बिल्डिंग मेथड ही दे रखा है, और एक मेथड भी होता है, देखो एक होता है फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड में क्या होता है, फिक्स्ड मेथड में कंपनी ने एक प्राइस डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल 120 रुपीज। अब इसी में खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो, कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है, कंपनी ने अपना फिक्स प्राइस बता दिया, इसको बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस मेथड। और एक मेथड होता है जो बुक में बोला हुआ है, देखो बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस, बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर कंपनी क्या करती है, कंपनी यहाँ पर दो रेंज डिसाइड करती है, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। मान लो मिनिमम 100 डिसाइड किया है, मैक्सिमम 150, तो मिनिमम को बोलते हैं फ्लोर, ठीक है, फ्लोर प्राइस। ये है मिनिमम वैल्यू, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लोर प्राइस। और ये जो है ये मैक्सिमम हो गया रेंज में, और इसको हम लोग बोलेंगे सीलिंग प्राइस, ठीक है, सीलिंग प्राइस, ठीक है। फ्लोर और सीलिंग, ठीक है, जैसे मतलब वही हो गया छत और ये जो जमीन, ठीक है, तो फ्लोर और सीलिंग ये प्राइस हो गया। ये हो गया बैंडविड्थ, ठीक है, मतलब इतने से इतने में, ठीक है, 100 से लेके 150 के अंदर कंपनी ने प्राइस बता दिया। मतलब हमें क्या करना है, एज अ
शेयर होल्डर मतलब हम लोग अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो हमें अपने मन से 100 से लेके 150 के अंदर बीट करना है। मान लो कोई एक कंपनी ने अपना शेयर इशू किया है और उन्होंने अपना बैंडविड्थ बता दिया है 100 से लेके 150, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितने में इस शेयर को खरीदना चाहिए, ठीक है, बीट करना पड़ेगा। अब हम लोग 100 से लेके 150 में कुछ भी कर सकते हैं, 101, 102, 103, ठीक है। मैक्सिमम केस में क्या होता है, लोग हाईएस्ट में ही बीट करते हैं, हाईएस्ट में, ठीक है। अब मान लो सबसे ज्यादा बीडिंग हुआ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, सबसे ज्यादा बीडिंग हुआ 140 पे, 140 में ज्यादा लोगों ने बीट कर दिया, तो ये जो शेयर है ना ये लिस्टेड हो जाएगा 140 में। इसका लिस्टिंग प्राइस मतलब ये लिस्ट हो रहा है, फर्स्ट टाइम ये लिस्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर कोई शेयर मार्केट में आ रहा है तो वो इस तरह से लिस्टेड हो जाता है, इसको बोलते हैं लिस्ट होना। तो ये देखो यहाँ पर ये है बुक बिल्डिंग मेथड। देखो, बुक बिल्डिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच कंपनी डिटरमाइन इट्स शेयर प्राइस, ठीक है। बुक बिल्डिंग एक ऐसा मेथड है जिससे कंपनी अपने शेयर प्राइस को डिटरमाइन कर सकती है, जैसे यहाँ पर 140 हुआ। अंडर दिस मेथड कंपनी डिटरमाइंस ए प्राइस बैंड, ये देखो प्राइस बैंड डिसाइड हुआ ऑफ इट शेयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ बीट। अब बीट हो रहा है, पब्लिक बीट कर रहा है, 100, 120, 30, 40 कुछ भी कर सकता है, क्योंकि यहां से लेके यहाँ के अंदर कुछ भी कर सकता है। On the basis of the bids received from potential investor, अब देखो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ बिड्स रिसीव्ड फ्रॉम पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल मतलब सबसे ज्यादा जिस पे बीड आया। अब अगर 140 पे सबसे ज्यादा लोगों ने बीड किया है तो यही हो गया पोटेंशियल इन्वेस्टर, ठीक है। अब देखेंगे कि इस पे बीडिंग कितने पे हुआ था, तो 140 पे। जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है मतलब सबसे ज्यादा बीडिंग 140 पे हुआ, तो पोटेंशियल इन्वेस्टर जो है वो 140 वाले हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, एट वेरियस प्राइसेस विद इन द प्राइस बैंड फाइनली फिक्सेस इट्स इशू प्राइस। तो क्या होगा, वेरियस प्राइसेस में जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है वो जो प्राइस में बीट कर रहे हैं उसी वही प्राइस हो जाएगा इशू प्राइस वो शेयर का, ठीक है। देखो फिर से एक बार बता देते हैं, अंडर दिस मेथड कंपनी डिटरमाइंस ए प्राइस बैंड ऑफ इट्स शेयर ऑन द बेसिस ऑफ बिड्स रिसीव्ड फ्रॉम पोटेंशियल इन्वेस्टर एट वेरियस प्राइसेस विद इन द प्राइस बैंड फाइनली फिक्सेस इट्स इशू प्राइस। तो इस तरह से होगा, ठीक है। इस तरह से जो है बुक बिल्डिंग मेथड बोलते हैं इसको, इस तरह से कंपनी अपना शेयर जो है मार्केट में लिस्ट करवा सकती है। इसीलिए बोला है, देखो, इशू प्राइस नीड नॉट बी इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। हमेशा इशू प्राइस और मार्केट प्राइस इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बोला है, द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर। वो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी जो डिवाइडेड इनटू शेयर होता है वही तो एक एक शेयर बोलते हैं ना। तो बोल रहा है कि डिवाइडेड इनटू शेयर, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। कंपनी के कैपिटल को बोला जाता है शेयर कैपिटल। ये भी ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। देखो, कंपनी के कैपिटल को क्या बोला जाता है, कंपनी के कैपिटल को बोला जाता है शेयर कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिटरमाइंस इट शेयर, सॉरी यहाँ पर at the time of issue of shares every company is required to follow SEBI regulations। जब शेयर इशू होता है तो सबको सेबी का रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इनका रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो शेयर कैपिटल अलग अलग नाम होता है, लाइक ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनपेड कैपिटल। ये सब क्या होता है इसका डिटेल्स दिया है। देखो, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल किसे बोलते हैं, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है एक कंपनी एस्टिमेट्स इस मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। पहले कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि उनका मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि देखो जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं तो हमारे पास एक एस्टिमेट तो होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो घर पे अगर कोई सपोज अगर कोई घर पे पार्टी वगैरह ही है, ठीक है, या फिर कुछ भी है, तो उस पे क्या होता है, अगर लोगों को बुलाओगे, खाना वाना खिलाओगे, तो उसका एक एस्टिमेट तो करना पड़ता है ना कि मेरा इतना खर्चा हो सकता है। उसी तरह से कंपनी को भी बोलना पड़ेगा कि मेरा कैपिटल कितना जरूरत है, ये पहले कंपनी को एस्टिमेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम मैक्सिमम ही एस्टिमेट करके रखना चाहिए, मिनिमम थोड़ी ना कोई करेगा। अगर कोई घर ही बना रहा है तो उसको भी मैक्सिमम एक सोचना पड़ेगा कि मुझे ये घर बनाने का कितना खर्चा होगा, 20 लाख, 30 लाख, एक मैक्सिमम एस्टिमेशन लेके चलना पड़ेगा। अब देखो क्या बोल रहे हैं, दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज मेंशन इन कैपिटल क्लॉज। अब ये कैपिटल कितना है जो इन्होंने एस्टिमेट किया, जो भी एस्टिमेट किया उसको कहाँ दिखाना पड़ेगा,
कैपिटल क्लॉज के अंडर में, ठीक है। और ये कैपिटल क्लॉज कहाँ रहता है? कैपिटल क्लॉज रहता है MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंडर जो कैपिटल क्लॉज रहता है, ठीक है, कैपिटल क्लॉज ये MOA में हमें मिल जाएगा। इस कैपिटल क्लॉज के अंडर कंपनी को अपना ऑथराइज्ड कैपिटल को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कंपनी जो एस्टिमेट करके बताती है मैक्सिमम कैपिटल अमाउंट जो उनको रिक्वायरमेंट हो सकता है बिजनेस करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये सारा चीज ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे ही नहीं होगा, ये ऐसे ही डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सब लीगल डॉक्यूमेंट है। ये कहाँ पर हमें करवाना है? रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इस चीज को लिखवा के रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, ठीक है। हर एक स्टेट में अलग अलग रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज होता है, ठीक है। इट पुट्स ए लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, विच ए कंपनी इज ऑथराइज्ड। तो ये लिमिट जो मैक्सिमम बता दिया कंपनी ने अपने आप को कि हाँ मुझे मैक्सिमम इतना पैसा चाहिए, मुझे मैक्सिमम 10 करोड़ चाहिए या 5 करोड़ चाहिए, जो भी हो, मुझे मैक्सिमम 10 लाख चाहिए। तो ये पुट ए लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये लिमिट होता है, इससे ज्यादा लेकिन नहीं कर सकते। जो मैक्सिमम बता दिया वही है। विच ए कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। कंपनी लाइफ टाइम, पूरे इसके लाइफ टाइम में इतना ही कैपिटल रेज कर सकती है, इसी को हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल बोलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एट फेस वैल्यू। तो देखो हमेशा ये फेस वैल्यू पे दिखेगा, ठीक है। ये पॉइंट देखो, ये हमेशा फेस वैल्यू पे हमें शो होगा ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। और इससे ज्यादा कंपनी रेज नहीं कर सकती, इससे ज्यादा फंड कंपनी रेज नहीं कर सकती। मान लो कंपनी का है 1 करोड़ का ऑथराइज्ड कैपिटल, तो कंपनी मार्केट से मैक्स टू मैक्स 1 करोड़ का कैपिटल रेज कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं करवा सकती है, ठीक है। और अगर मतलब इसके बाद अगर करना है तो फिर उसे एक्सटेंड किया जाता है, चेंज वेंज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी इतना मान के चलो कि ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है ऑथोरिटी 1 करोड़ तक का ही, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? अब देखो कंपनी का मान लो ऑथोरिटी है 1 करोड़ का, लेकिन कंपनी जरूरी नहीं है कि एट ए टाइम में 1 करोड़ ही इशू करते, 1 करोड़ कैपिटल ही रेज करते। कंपनी सोच रही है हम अभी 10 लाख ही मार्केट से कैपिटल रेज करेंगे, ठीक है। तो जितना कंपनी इशू करना चाहती है 10 लाख कैपिटल कलेक्ट करने के लिए जितना शेयर इशू करना चाहेगी उसे हम लोग बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल। ये देखो एक कंपनी नीड नॉट इशू टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल यानी कि 1 करोड़, whatever portion of this shares capital is issued by the company। जो भी पोर्शन कंपनी इशूड करेगी इसका जितना भी पोर्शन, इसी को बोला जाता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मींस एंड इंक्लूड्स द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी। तो इशूड कैपिटल का मतलब होता है कि issued capital means and includes द नॉमिनल वैल्यू, इशूड कैपिटल को भी नॉमिनल वैल्यू में रिकॉर्ड किया जाएगा ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। अब देखो यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल को भी फेस वैल्यू में दिखाया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो फेस वैल्यू होता है वही नॉमिनल वैल्यू होता है, वही पार वैल्यू होता है, ठीक है। वही चीज बोल रहा है कि ऑथराइज्ड कैपिटल भी फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा यानी नॉमिनल या पार जो भी बोलो, और इशूड कैपिटल जो है वो भी किस पे रिकॉर्ड होगा? नॉमिनल वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होगा। और कंपनी जो शेयर इशू कर सकती है वो कैश के लिए कर सकती है, मतलब कैपिटल रेज करने का मतलब नॉर्मली दिमाग में हमारे कैश ही आता है, लेकिन कुछ और रीजन से भी कर सकती है, जैसे कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब कैश की जगह कुछ और भी इन्हें अगर कंसिडरेशन मिल जाए तो भी ये शेयर इशू कर देगी। जैसे कि इसका 2 पॉइंट है, एक है प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर कौन होते हैं? जिनके दिमाग से कंपनी का आइडिया आया कि हम लोग ये कंपनी इस पर्पस से बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोमोटर जो है इनको क्या होता है ना, इनको क्योंकि मतलब रिवार्ड की तरह बोल सकते हो कि इनको शेयर दिया जाता है, ठीक है। तो ऑनर के लिए तो इनको शेयर दिया जाता है, तो इनको शेयर देने से इनसे पैसा नहीं मांगा जाता है क्योंकि इनके दिमाग से ही तो आइडिया आया था। तो इसीलिए इनको शेयर इशू करने से कंपनी पैसा नहीं लेती है, इसीलिए ये आ जाता है अदर देन कैश में। तो फिर कंपनी क्या करेगी? क्या अगर शेयर दे रही है, कुछ तो दे रही है, क्योंकि समथिंग इन रिटर्न तो होना चाहिए। क्योंकि एंट्री कैसे करेंगे अगर प्रोमोटर को, क्योंकि देखो हम लोग के अकाउंट्स में क्या होता है, समथिंग डेबिट समथिंग क्रेडिट, ठीक है। तो अगर हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, जैसे अगर हमें कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? कैश टू कैपिटल, ये वाला एंट्री करते हैं, है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और अगर हम लोग शेयर इशू करके कैपिटल जनरेट कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और अगर ये शेयर इक्विटी है तो उसको लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। और कैश नहीं मिल रहा है तो
क्या होगा, डेबिट किसे करेंगे, तो अगर प्रोमोटर को शेयर इशू कर रहा है तो हम लोग गुडविल को डेबिट करेंगे, ठीक है, ये रूल्स होता है, गुडविल को डेबिट किया जाता है अगर प्रोमोटर को शेयर इशू करते हैं, क्योंकि पैसा तो नहीं मिल रहा है, पैसा मिलता तो कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल करते, तो वो तो कैश वाले में आ जाएगा। और अगर प्रोमोटर को शेयर इशू कर रहे हैं तो उसमें गुडविल दिखाया जाता है कि हम लोग प्रोमोटर को शेयर इशू कर रहे हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर प्रोमोटर के अलावा किसी और को कर रहे हैं लेकिन कैश नहीं ले रहा है, ऐसा कौन हो सकता है, लाइक मान लो कंपनी को एक फिक्स्ड एसेट चाहिए, एक मशीन चाहिए या फिर फर्नीचर चाहिए, तो कंपनी क्या कर सकती है, फर्नीचर या फिर मशीन वो खरीद ले, लेकिन जिनसे खरीदी है सप्लायर को बोल रही है कि हम पैसा नहीं, हम आपको शेयर दे देते हैं, मेरे कंपनी का शेयर दे देते हैं, फिक्स्ड एसेट खरीद लिया तो फिक्स्ड एसेट तो डेबिट हो गया, फिक्स्ड एसेट तो डेबिट हो गया। क्रेडिट किसको करेंगे, पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं, मतलब पेमेंट जो है ना तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी करते तो कैश लिख देते, ठीक है, पेमेंट तो अभी नहीं कर रहे, ना तो फ्यूचर में करेंगे, अगर फ्यूचर में करते तो क्रेडिटर बोल के लिख देते, ड्यू एंट्री हो जाता, लेकिन फ्यूचर में भी तो नहीं करना है, हम लोग बोल रहे हैं ना तो पैसा देंगे अभी, ना तो फ्यूचर में देंगे, हम लोग शेयर देंगे, आपको बेचना है। देखिए, तो मान लो कि क्रेडिटर बोला ठीक है मुझे बेचना है, हम फिक्स्ड एसेट बेच देंगे और शेयर ले लेंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉजिक है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर तो इशू कर दिया बट पैसा नहीं मिला, उसके बदले क्या मिला, फिक्स्ड एसेट, यानी ये हो गया अदर वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो प्रोमोटर भी चाहे तो सॉरी, अदर देन कैश में फिर कौन सा पॉइंट आ जाएगा, अदर देन कैश में 2 पॉइंट आ जाएगा, या तो हम लोग प्रोमोटर वगैरह को इशू कर सकते हैं, उस केस में गुडविल को डेबिट करेंगे, और अगर हम लोग कोई एसेट खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर जो भी हो, अगर कोई एसेट खरीद रहे हैं तो भी हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं, तो शेयर हम लोग कैपिटल, सीधा सीधा कैपिटल इन टर्म्स ऑफ कैश के लिए भी कर सकते हैं, अदर देन कैश के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, the remaining portion of the authorized capital which is not issued either in cash or consideration may be termed as unissued capital। बोल रहा है कि जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 1 करोड़, ठीक है, उसमें से 10 लाख इशू मैंने दिखाया कि 1 करोड़ में से 10 लाख इशूड कैपिटल है, मतलब कंपनी ने 10 लाख कैपिटल रेज करने का सोचा, इशू किया इतना सारा शेयर, ठीक है, ये कैपिटल है, शेयर नंबर ऑफ शेयर तो हम लोगों को कैसे मिलेगा, अगर हम लोग पर शेयर के वैल्यू से डिवाइड करेंगे, मान लो कंपनी मार्केट से 10 लाख शेयर रेज कर रही है, तो 1 करोड़ में से अगर 10 लाख हम लोगों ने रेस कर लिया तो अभी भी 90 लाख हमारे पास है, हम लोग फ्यूचर में चाहे तो इशू कर सकते हैं, तो ये जो 90 लाख हो गया इसे हम लोग बोलेंगे अनइशूड, जो अभी तक इशू नहीं हुआ उसे हम लोग बोलेंगे अनइशूड कैपिटल, यानी 90 लाख हो गया अनइशूड कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पर बोला है देखो, नॉट इशूड आइदर इन कैश और कंसिडरेशन, मतलब ये 90 लाख जो है वो अभी भी किसी तरह से इशू नहीं हुआ है, ना तो कैश के बदले ना तो कोई अलग कंसिडरेशन के बदले, यानी ये दोनों, ठीक है। तो ये जितना भी अभी पर बचा हुआ है हमारे बैलेंस शीट में 90 लाख, ये हो जाएगा अनइशूड कैपिटल, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में शो होता है, ठीक है, जो बच गया ये हम लोग बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे उसका रूल्स होता है, ये बता देंगे। फिर देखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब देखो जैसे 10 लाख कंपनी चाहती है कि वो शेयर इशू करेगी, 10 लाख शेयर इशू करके 10 लाख कैपिटल रेज करेगी, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सारा शेयर पब्लिक सब्सक्राइब करे, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था शेयर जो है वो फुल सब्सक्राइब हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। तो ये देखो सब्सक्राइब कैपिटल मतलब कंपनी ने सोचा था 10 लाख रेज करेंगे, अब इसमें से जितना पैसा कंपनी कलेक्ट कर पाई, यानी जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, ये तो इशू कर दिया, ठीक है, इशू कर दिया, जैसे अगर नंबर से समझाए, मान लो कंपनी ने 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 70,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब हुआ, तो ये हो जाता है सब्सक्राइब कैपिटल। अब 70,000 शेयर से जितने कैपिटल रेज होंगे दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, that is applied by the public and allotted by the company. It also includes the face value of the shares issued by the company for consideration other than cash। बोल रहा है इसका रिकॉर्डिंग भी क्या होगा, फेस वैल्यू पे ही होगा, ठीक है। और ये अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश है तो भी फेस वैल्यू पे ही हम लोग रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल को भी बैलेंस शीट पे फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या पर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, इशूड कैपिटल को भी फेस वैल्यू, नॉमिनल या पर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, अनइश्यूड को भी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या पर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे,
एज वेल एज सब्सक्राइब्ड को भी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फिर पर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? कंपनी जनरली रिसीव द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट। कंपनी सोच रही है कि हम एक शेयर इशू करेंगे 10 रुपीज में, ठीक है, लेकिन कंपनी ये पैसा जो है ये एट ए टाइम नहीं लेती है, ये इंस्टॉलमेंट में लेती है। जैसे मान लो पहले एप्लीकेशन का ले लिया, फिर अलॉटमेंट का ले लेंगे, ठीक है, फिर कॉल का। कॉल में बहुत सारा नाम होता है, मैंने पहले ही बताया, जैसे फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है। इस तरह से कंपनी पार्ट पार्ट पेमेंट लेने वाली है, ठीक है। तो जनरली इशू प्राइस ऑफ द शेयर इज रिसीव द इशू प्राइस ऑफ द शेयर इन इंस्टॉलमेंट, मतलब ये 10 रुपीज को कंपनी इंस्टॉलमेंट में लेगी। द portion of the issue price of the share which a company has demanded or called from the shareholder is known as called capital। अब कंपनी सोच रही है कि हम पहले एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक ही जो है डिमांड करेंगे, उस बाकी नहीं करेंगे, बाकी फ्यूचर में करेंगे। तो जितना डिमांड कर लिया है या कॉल्ड कर लिया है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और जो अभी तक कॉल नहीं किया है, ठीक है, जो अभी तक कॉल नहीं किया है, जिस पैसे का अभी तक डिमांड नहीं हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर में जिसका डिमांड होगा अनकॉल्ड कैपिटल। जितना पैसा अभी तक मांग लिया गया है, डिमांड कर लिया गया है, कॉल्ड अप, ठीक है, और जितना नहीं किया है अनकॉल्ड, ठीक है। ये होता है कॉल्ड अप और अनकॉल्ड का डिफरेंस, ठीक है, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड का डिफरेंस हो गया। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट, पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? जैसे कॉल किया कंपनी ने, जैसे मान लो कंपनी सोच रही थी कि हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अभी कॉल करेंगे, फाइनल कॉल को फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन तो भरना ही पड़ेगा, अगर एप्लीकेशन नहीं भर रहे हो तो आप वहां पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, एप्लीकेशन का पैसा पहले देना ही पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। अब अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ने मांग लिया। अब सभी ने अलॉटमेंट का पैसा दिया हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, सोचते हैं खरीद लेंगे, बाद में नहीं खरीदते हैं, फेलियर हो जाते हैं, कोई भी रीजन हो, या नहीं खरीदना चाहते। तो ये क्या हो गया, मान लो अलॉटमेंट का पैसा कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, तो जितना पेमेंट मिला, जितना पेमेंट मिला वो हो जाएगा पेड अप। ये देखो, इट इज द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। मान लो कंपनी ने बोला कि 10 रुपीज था, तो हम एप्लीकेशन पे 2 रुपीज और अलॉटमेंट में 7 रुपीज और यहाँ पर 1 रुपीज फ्यूचर में कॉल करेंगे। तो कंपनी ने 2 रुपीज तो मिल गया और 7 रुपीज कॉल किया है, लेकिन कुछ शेयर होल्डर है जिन्होंने अभी तक 7 रुपीज नहीं दिया है, कुछ शेयर होल्डर है 7 रुपीज दे दिए। तो जिन्होंने दे दिया है पेड अप कैपिटल, ये देखो, इट इज द पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कितना है? 9, ठीक है, 9 रुपीज कॉल्ड अप कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर। उसमें से शेयर होल्डर ने जितना पे कर दिया, ठीक है। whenever a particular amount is called by the company and the shareholder fails to pay the amount fully or partially, it is known as uncalled or installment or calls in arrear। अनपेड, सॉरी अनकॉल्ड नहीं, अनपेड कॉल्स। मतलब अब कंपनी सोच रही है हम फाइनल कॉल भी मांगेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, फाइनल कॉल कुछ लोगों ने दिया, ठीक है, और कुछ यहाँ पर क्या बोला था, एक मिनट देख लेते हैं। ए पर्टिकुलर अमाउंट इज कॉल्ड बाय द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स फेल टू पे द अमाउंट फुल्ली और पार्शियली, इट इज नोन एज अनपेड कॉल। हाँ, अब मान लो कंपनी बोल रही है 1 रुपीज भी दे दो, कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। तो जिन्होंने ये 1 रुपीज नहीं दिया है वो हो जाएगा उनके लिए, मतलब कंपनी के लिए वो पैसा हो जाएगा अनपेड, क्योंकि पे नहीं किया। या फिर क्या बोल सकते हैं, अनपेड बोल सकते हैं। कॉल्स इन एरियर, मतलब जो कॉल तो कर दिए हैं लेकिन अभी भी एरियर यानी बाकी है। या फिर इंस्टॉलमेंट इन एरियर, इंस्टॉलमेंट का पैसा जो कि ऐसे पे करना था वो अभी तक नहीं दिया है। दस इंस्टॉलमेंट इन एरियर मीन द अमाउंट नॉट पेड ऑल्दो इट हैज बीन डिमांडेड बाय द कंपनी। मतलब कंपनी ने डिमांड किया है बट शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया है, उस पैसे को बोला जाता है अनकॉल्ड, ठीक है। उस कैपिटल को बोलेंगे अनकॉल्ड, अनपेड, सॉरी अनकॉल्ड बोल दे रहे हैं बार बार। अनकॉल्ड का मतलब जितना पैसा अभी तक कंपनी ने डिमांड नहीं किया, और पैसा डिमांड करने के बाद भी अगर कंपनी को नहीं मिलता है, दैट इज अनपेड कॉल्स और इंस्टॉलमेंट और इन एरियर, ठीक है, कॉल्स इन एरियर। अच्छा, ये देखो क्या बोल रहा है कि इट हैज बीन डिमांडेड बाय द कंपनी एज पेमेंट टुवर्ड्स द इशू प्राइस ऑफ द शेयर। कंपनी इशू प्राइस के बिहाफ में ये डिमांड कर सकती है पब्लिक से। टू कैलकुलेट पेड अप कैपिटल द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इन एरियर इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। तो कंपनी को अगर अपना पेड अप कैपिटल कैलकुलेट करना है तो कंपनी कैसे कैलकुलेट कर सकती है? पेड अप कैपिटल का मतलब हो जाएगा कि कंपनी ने टोटल कितना कॉल किया था, कॉल्ड अप कितना किया था, और अगर कोई बाकी है, अगर कोई पेमेंट बाकी है, एरियर, कॉल्स इन एरियर, अगर इसको डिडक्ट कर देगी कंपनी तो उसे पेड अप कैपिटल मिल जाएगा। मान लो कंपनी ने
एक शेयर पे अभी तक 8 रुपीज मांगा है, लेकिन 2 रुपीज नहीं मिला है। हम एक शेयर का बता रहे, 8 रुपीज तक कॉल्ड अप किया है, लेकिन 2 रुपीज नहीं मिला है, तो पेड अप कितना है? 6 रुपीज। ठीक है, पेड अप कितना है? 6 रुपीज। तो ये हो गया हम लोगों का पेड अप कैपिटल, ये हो गया कॉल्ड अप कैपिटल, और ये हो गया कॉल्स इन एरियल। अब देखो, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे शेयर होल्डर देखे जिन्होंने पैसा मांगने के बाद भी, कंपनी ने जो पैसा मांगा था, कंपनी ने कोई ऐसा वैसा चीज नहीं मांगा, कंपनी ने उतना ही मांगा जितना कंपनी ने पहले बोला था, इशू प्राइस के टुवर्ड्स जितना होगा उतना ही, एक्स्ट्रा नहीं चार्ज कर सकती है कंपनी। ठीक है, लेकिन ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे भी है कि कंपनी ने 8 रुपीज तक एक बोला था पेमेंट करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना एक्स्ट्रा जो 2 रुपीज है, टोटल 10 रुपीज देना था, 8 रुपीज तो कंपनी ने कॉल किया था, 2 अभी तक कॉल नहीं किया, लेकिन उन्होंने 2 रुपीज भी दे दिया, यानी एडवांस पेमेंट कर दिया। कंपनी कभी ना कभी तो कॉल करती, लेकिन उन्होंने अभी ही दे दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। ये कौन सा पोर्शन है कैपिटल का? विच इज येट टू बी कॉल्ड, मतलब अभी तक कॉल किया ही नहीं है कंपनी ने, बट हैज ऑलरेडी बीन पेड बाय द शेयर होल्डर, बट शेयर होल्डर ने वो पेमेंट कर दिया है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि एडवांस में कॉल का पेमेंट आ गया। इन बैलेंस शीट कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल आर सोन टुगेदर। बैलेंस शीट पे हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल को भी दिखाएंगे, पेड अप कैपिटल को भी शो करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखो क्या है रिजर्व शेयर कैपिटल, ये क्या होता है? As per section 65 of the Companies Act 2013, a company may decide by passing a resolution that a certain portion of the subscribed uncalled capital shall not be called up एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। मतलब देखो क्या बोल रहा है, सेक्शन 65 बोल रहा है कंपनीज एक्ट 2013 का, एक कंपनी में डिसाइड बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन, कंपनी क्या कर सकती है? रिजोल्यूशन पास करवा के क्या कर सकती है? रिजोल्यूशन का मतलब होता है मीटिंग बुलवाना और वहां पर वोट होना। ठीक है, मतलब कौन फॉर में बोल रहा है, कौन अगेंस्ट में बोल रहा है, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो कंपनी में डिसाइड बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन दैट a certain portion of the subscribed uncalled capital shall not be called up except in the event of winding up। मतलब कंपनी ये बोल रही है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कौन सा है? सोचो, कंपनी का एक ऑथराइज्ड कैपिटल था कि कंपनी मैक्सिमम मार्केट से इतना पैसा रेज कर सकती है। अब कंपनी ने उसमें से कुछ पैसा जो है वो मार्केट से रेज करने का कोशिश किया, उसको हम लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल। ठीक है, अब इशूड कैपिटल जितना है, जरूरी नहीं है कि सारे मतलब पब्लिक से उतना पैसा रेज कर पाए, उससे कम भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, लेकिन उसमें 90% तक होना चाहिए, अदरवाइज रिफंड करना पड़ेगा, वो तो मैंने पहले बोला। या फिर हो सकता है फुल सब्सक्रिप्शन, जितना सोचे थे उतना, या फिर हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसपे हम लोग प्रोराटा कर सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लेकिन सब्सक्राइब्ड जो कैपिटल है, ठीक है, सब्सक्राइब का अनकॉल्ड कैपिटल जो है, मतलब लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया शेयर। ठीक है, मान लो एक शेयर है 10 रुपीज वाला, और जिसको पे करना है कुछ इस तरह से, 2 रुपीज एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे मान लो 3 रुपीज, और कॉल में मान लो 5 रुपीज। ठीक है, इस तरह से, और एक पर्सन ने 10 शेयर्स लिए हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इतना ही कॉल किया है, यानी उन्होंने कंपनी को 10 शेयर्स पे 50 रुपीज दिया है, उनको अभी कितना देना पड़ेगा? और 5 रुपीज देना पड़ेगा अगर कंपनी बोलेगी। तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी रिजोल्यूशन पास करवा के ये एक अपने मतलब अपना एक रूल्स ला सकती है कि सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल जो है, मतलब इसने 10 शेयर सब्सक्राइब कर लिए, लेकिन पेमेंट तो 10 शेयर पे कितना होना चाहिए? 100 का, लेकिन 100 का इन्होंने पेमेंट इसीलिए नहीं किया अभी तक क्योंकि कंपनी ने कॉल नहीं किया है, 5 रुपीज का अनकॉल्ड है। तो सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इतना है उस पर्सन के लिए, लेकिन सब्सक्राइब्ड में अनकॉल्ड कितना है? 10 इंटू 5। ठीक है, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 50, ये अनकॉल्ड है। ये बोल रहा है सब्सक्राइब अनकॉल्ड कैपिटल शैल नॉट बी कॉल्ड अप। कंपनी बोल रही है ये हम लोग कॉल तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा बिजनेस जो है डिसोल्यूशन या वाइंडिंग अप में नहीं चला जाता है। ये डिसीजन कंपनी अपने लिए ले सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के सेक्शन 65 के अंडर, कि कंपनी ये बोल सकती है कि जो मेरा अनकॉल्ड कैपिटल है वो हम तभी कॉल करेंगे जब मेरा वाइंडिंग अप होगा, इसके पहले नहीं। पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच ए कंपनी हैज डिसाइडेड टू
कॉल ओनली इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। इस तरह के कैपिटल को बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। ठीक है, रिजर्व कैपिटल मतलब वो कैपिटल का अमाउंट जो शेयर के इश्यू प्राइस के टुवर्ड्स बाकी है, कॉल नहीं किया था और कंपनी ने डिसाइड किया था पहले ही कि एक्सेप्ट डिसोल्यूशन का केस जब तक नहीं आता या वाइंडिंग अप का, तब तक हम लोग कॉल नहीं करेंगे। इसको बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। ठीक है, रिजर्व कैपिटल। अब रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, ये दोनों नाम देखने में एक जैसा हो सकता है लेकिन दोनों ही बिल्कुल अलग चीज है। रिजर्व कैपिटल का मतलब तो हम लोगों ने समझ लिया कि कंपनी को 10 रुपए मिलता है एक शेयर पे, कंपनी ने अभी तक 9 रुपीज सपोज कलेक्ट किया है और 1 रुपीज अभी भी कलेक्ट नहीं किया, ये कॉल किया है, ये अनकॉल्ड है। और ये अनकॉल्ड तभी कॉल करेगा कंपनी जब उसका वाइंडिंग अप होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो 1 रुपए इन्होंने रख दिया है अपने पास रिजर्व में, इसको बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। ठीक है, मतलब जब जरूरत होगा तब कॉल कर लेंगे, जरूरत यानी वाइंडिंग अप में। लेकिन कैपिटल रिजर्व क्या होता है? रिजर्व मतलब होता है, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जो कि कैपिटल नेचर का है। ठीक है, कुछ कैपिटल एसेट वगैरह बेच के अगर हम लोगों ने रिजर्व जनरेट किया, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। ये देखो, कैपिटल रिजर्व आर द पार्ट ऑफ रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस क्या था? रिजर्व सरप्लस जो है बैलेंस शीट का हेड है ना। बैलेंस शीट में जब हम लोगों ने बैलेंस शीट देखा तो इक्विटी लाइबिलिटी के बाद आता है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, उसके अंडर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। तो ये हो गया रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस के अंडर कैपिटल रिजर्व आता है। अब ये है क्या? एंड रेफर टू दोज रिजर्व्स, ये उस रिजर्व को रेफर करता है विच आर नॉट अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। मतलब ये फ्री रिजर्व नहीं है, ये फ्री रिजर्व नहीं है। ठीक है, फ्री रिजर्व मतलब, फ्री मतलब क्या होता है? जिस चीज को हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम लोगों के पास 10 रुपए का एक अच्छा नोट भी है, 10 रुपए का थोड़ा सा फटा हुआ नोट है, तो फ्री कौन सा हुआ? 10 रुपए का जो अच्छा वाला नोट है। क्यों? क्योंकि उसे हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो फटा नोट है ना, वो हर कोई नहीं लेगा, उसमें एक रेस्ट्रिक्शन है। उसी तरह से ये एक ऐसा रिजर्व है जो कि फ्री नहीं है। मतलब फ्री रिजर्व वो होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर यूज होता है डिविडेंड को पे करने में। डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर को प्रॉफिट का जो हिस्सा मिलता है उसका नाम है डिविडेंड। ठीक है, शेयर होल्डर को प्रॉफिट का हिस्सा हम लोग एज ए डिविडेंड पे करते हैं। तो ये डिविडेंड के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते कैपिटल रिजर्व को, क्योंकि ये क्या है? ये कैपिटल रिजर्व है। फ्री रिजर्व क्या होता है? फ्री रिजर्व जो है वो रेवेन्यू नेचर का होता है। ठीक है, अच्छा वो हम बताएंगे बाद में। ये फ्री रिजर्व नहीं, इतना समझो। दस रिजर्व कैपिटल विच इज portion of uncalled capital to be called up in the event of winding of the company is entirely different। मतलब रिजर्व कैपिटल क्या था? अभी हम लोगों ने पढ़ा रिजर्व कैपिटल वो क्या है? वो एक पोर्शन है अनकॉल्ड कैपिटल का। अनकॉल्ड कैपिटल का एक ऐसा पोर्शन है जो कंपनी तभी कॉल करेगी, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया है सेक्शन 65 के हिसाब से रिजोल्यूशन पास करवा के कि अगर मेरा कंपनी बंद होता है, वाइंडिंग अप होता है, तब जाके हम इस रिजर्व को यूज करेंगे, ये कैपिटल को कॉल्ड करेंगे। ये पूरा पूरे डिफरेंट है। ठीक है, किससे? इन नेचर फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व से ये डिफरेंट है विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ओनली। ठीक है, जैसे मैंने बोला कैपिटल नेचर का कुछ चीज बेच के अगर हमें प्रॉफिट होता है, जैसे मान लो कोई एसेट वगैरह बेच दिया, उससे कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ उसको हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को जहां पर रख दिया जाता है उस अकाउंट का, मतलब जहां पर स्टोर करवाएंगे, दैट इज कैपिटल रिजर्व। ठीक है, जिस अकाउंट में इसे हम लोग रख सकते हैं इसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दो लेकिन अलग अलग चीज है, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। अच्छा, अब देखो ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। देखो ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल लिया था, 1 करोड़ में से 10 लाख हम लोगों ने इशू किया, 90 लाख अभी भी बाकी है। तो टोटल ऑथराइज्ड कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? 100 लाख मतलब 1 करोड़, है ना। तो इशूड कैपिटल कितना है? इशूड कैपिटल है 10 लाख, अनइशूड कितना है? 90 लाख। तो ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया इशूड कैपिटल प्लस अनइशूड कैपिटल, ये हो जाता है ऑथराइज्ड। सब्सक्राइब्ड कैपिटल ये क्या होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन इशूड कैपिटल रिजल्टिंग इन 3 सिचुएशन। मतलब जो इशू किया है कंपनी ने, जैसे कि मेरे एग्जांपल में 10 लाख, सपोज कंपनी ने 10 लाख कैपिटल रेज करने के लिए शेयर इशू किया है। अब
10 लाख में से हो सकता है कंपनी मार्केट से 10 लाख ही पूरा कैपिटल रेज कर ली, या फिर हो सकता है 12 लाख रेज करी, या फिर हो सकता है 9 लाख रेज करी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल ये हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी इक्वल टू, ये देखो इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन इशूड कैपिटल, ये तो इशूड कैपिटल है। और इससे 3 सिचुएशन अराइज होता है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड। ठीक है, ये हो गया, ये तुम लोगों ने पहले ही देखा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, पेड अप कैपिटल प्लस कॉल्स इन एरियर इफ एनी माइनस कॉल्स इन एडवांस। मतलब मान लो कि कंपनी का कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, जैसे मान लो 10 रुपीज, कंपनी कैसे कॉल करेगी, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट में मान लो 3 रुपीज और कॉल में मान लो 5 रुपीज। ठीक है, तो कंपनी ने अभी तक कॉल किया है ऐसे मान लो 5 रुपीज। ठीक है, अभी तक 5 रुपीज कॉल किया है। और इसको कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, पेड अप कैपिटल प्लस कॉल्स इन एरियर, अगर कोई कॉल्स इन एरियर है, माइनस अगर कोई कॉल्स इन एडवांस है। ठीक है, तो ये एक शेयर से तो कर नहीं सकते, थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट लेना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट, जैसे ऐसे लेते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल है मान लो 7 लाख, कंपनी को पता है कि कंपनी को 7 लाख जो है वो पेमेंट मिल सकता है, कंपनी ने 7 लाख तक कॉल्ड अप किया है। अब देखो पेड अप कैपिटल जो है वो है, पेड अप कैपिटल फॉर एग्जांपल 6 लाख है और इसमें कुछ एडवांस भी है। ठीक है, इसमें कुछ एडवांस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, 6 लाख में कुछ एडवांस इंक्लूडेड है, 1 लाख, 1 लाख किसी ने एडवांस किया। एडवांस का मतलब कि टोटल मान लो पेड अप होने वाला था 10 लाख, लेकिन कंपनी ने अभी तक 7 लाख ही किया है, मतलब किसी ने एडवांस में कोई और भी कॉल का पैसा दिया है जो अभी तक कॉल्ड अप नहीं हुआ है, 6 लाख। ठीक है, अब कॉल्स इन एरियर मतलब कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है वो मान लो है 2 लाख। ठीक है, वो मान लो 2 लाख, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हम लोगों को 8 लाख मिलना चाहिए, लेकिन उसमें से 1 लाख जो है ना, 1 लाख एडवांस है, तो एडवांस जो है वो तो जहां पर हमें मिलना चाहिए वहां से एडजस्ट होना चाहिए, तो माइनस क्या हो जाएगा, 1 लाख। ये देखो कितना आ गया, 8 माइनस 1 7 लाख आ गया है ना। तो पेड अप कैपिटल, सॉरी कॉल्ड अप कैपिटल, देखो कैसे हुआ, पेड अप कैपिटल मतलब कंपनी को 6 लाख मिला है, कलेक्शन हुआ है। ठीक है, लेकिन 6 लाख में 1 लाख एडवांस कलेक्शन हुआ है, मतलब जिसका कॉल अभी तक कंपनी ने किया ही नहीं था। ठीक है, वो पैसा मिला है 1 लाख, तो अगर एडवांस है वो लेस कर देंगे, क्योंकि एडवांस जब तक कॉल नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग रिलेट नहीं करते। कैसे, जैसे मान लो अगर हम लोगों ने रेंट एडवांस में दे दिया तो वो हम लोग के इस पीरियड के साथ अगर रिलेट नहीं करेगा, अगर रिलेट नहीं करेगा तो वो लेस हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज कि अगर हम लोग एडवांस पे कुछ देते हैं तो वो तो उस टाइम पीरियड के साथ एडजस्ट नहीं होता है, तो अगर एडवांस कुछ है तो उसे हमें लेस करना पड़ेगा। तो मान लो 1 लाख एडवांस इंक्लूडेड 6 लाख मिला, लेकिन मिलना कितना चाहिए था, 7 लाख, मतलब किसी और कोई और भी है जिन्होंने ज्यादा पेमेंट नहीं दिया, मतलब अपना पॉलिसी ने एरियर रखा, ऐसे भी पर्सन है। ठीक है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, करना चाहिए था, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पेमेंट अभी नहीं करना चाहिए था, बाद में उन्होंने भी कर दिया। ठीक है, तो 1 लाख एडवांस मिला और 2 लाख जो है वो एरियर हुआ। ठीक है, नहीं मिला था, तो टोटल 8 लाख हमें मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें से 1 लाख तो मतलब टोटल 8 लाख हमें इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि 2 लाख तो इस पीरियड का होगा, मिलना चाहिए, कॉल इन एरियर है, कॉल किया बट नहीं मिला, मिलना तो चाहिए 2 लाख। ठीक है, लेकिन नहीं मिला, और 6 लाख में 1 लाख एडवांस है, तो टोटल 7 यहाँ पर हो गया 8 लाख और माइनस 1 लाख, मैंने एडवांस यहाँ पर 1 लाख दिखाया तो ये 7 लाख हो गया, तो ये हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल कितना किया था, 7 लाख। ठीक है, उसमें से पेड अप कितना हुआ, 6 लाख, बट 1 लाख एडवांस था, मतलब एक्चुअली 5 लाख ही पेड अप हुआ, लेकिन मिलना चाहिए था 7 लाख, यानी 2 लाख जो है वो हो गया है कॉल इन एरिया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करोगे तो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा, ये तो एक इक्वेशन की तरह दिया है। अच्छा, जैसे ये वाला देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका बैलेंस शीट को दिखाना है डिटेल्स में, जहां पर हम लोग अलग अलग कैपिटल को दिखाएंगे। ठीक है, कि कैपिटल को किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखो क्या बोल रहा है, एक कंपनी हैड एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख, कंपनी के पास देखो 10 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल है, रुपीज 10 लाख, मतलब कंपनी मार्केट से मैक्स टू मैक्स 10 लाख का शेयर्स जो है, मतलब 10 लाख का कैपिटल जो है वो रेज करवा सकती है। ठीक है, और यहाँ पर बोला है डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर, और ये 10 लाख को कितने से डिवाइड करने बोल रहा है, इस 10 लाख को डिवाइड करने बोल रहा है 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, यानी 0
यहाँ पर 5-5 जीरो काट दो, यानी एक शेयर का वैल्यू हो गया 10 रुपीज, क्योंकि शेयर का मतलब यही होता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा ना, तो शेयर का मतलब हो गया, शेयर का मतलब हो गया यहाँ पर कितना 10, एक शेयर का वैल्यू हो गया 10 रुपीज, ठीक है। इट डिसाइडेड टू इशू 60,000 शेयर। अब कंपनी कितना शेयर इशू कर सकती है 1 लाख, लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया है 60,000 शेयर इशू करेगा, तो 60,000 क्या हो जाएगा, 60,000 को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा शेयर बोलेंगे, बोलो 60,000 को हम लोग कौन सा शेयर बोलेंगे, 60,000 अगर शेयर इशू करना चाहती है, इसको हम लोग कौन सा कैपिटल बोल सकते हैं, 60,000 शेयर इशू करके जो कैपिटल मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे 10 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल है, अगर 60,000 शेयर इशू करना चाहती है तो वो कितना कैपिटल रेज करेगी, हाँ इशूड कैपिटल, सही इशूड कैपिटल बोलेगी, ठीक है। तो 6 लाख हो जाएगा, ठीक है, 6 लाख कैपिटल वो रेज कर सकती है, इसको हम लोग बोलेंगे इशूड कैपिटल फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रिसिप्ट एप्लीकेशन। और कंपनी को 70,000 एप्लीकेशन मिला, तो बोलो ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है, ओवर अंडर या फिर फुल सब्सक्रिप्शन, बोलो अगर 60,000 टारगेट था और 70,000 एप्लीकेशन रिसिप्ट हुआ, तो ये कौन सा एप्लीकेशन है, मतलब कैसा सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन है, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन है 10,000 का, 10,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है। इट अलॉटेड 60,000 शेयर्स। अब कंपनी ने क्या किया है 60,000 शेयर्स ही अलॉट किया है, क्योंकि उतना ही उनका ऑथोरिटी होगा, क्योंकि जितना इशू करते हैं ना उतना ही अलॉट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब देखो एंड रिजेक्टेड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस, ठीक है, जैसे प्रोराटा वहां पर दिया था, मैंने बोला था ना एक रिजेक्शन भी हो सकता है, रिफंड कर दो एक्स्ट्रा, वहां पर नहीं दिया हुआ था फ्लो चार्ट में, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि रिजेक्ट कर दिया, बाकी 10,000 रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। अप टू 31 मार्च 2020 इट हैज बीन डिमांडेड और कॉल्ड 9 पर शेयर। तो इन्होंने 10 रुपीज का इनका इशू प्राइस था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे इशू प्राइस, इशू प्राइस ये वाला क्या है, ये इशू प्राइस टोटल 10 रुपीज है, लेकिन इन्होंने अभी तक कॉल किया है 9 पर शेयर, है ना, 9 पर शेयर कॉल किया है। तो मुझे ये बताओ कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा, मुझे ये बताओ कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा, अगर 9 पर शेयर इशू किया है तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा, ₹10 तो टोटल कॉल कर सकते हैं, लेकिन 9 तक ही कॉल किया है, तो कॉल्ड अप कैपिटल 9, एक एक शेयर का 9, तो टोटल टोटल बताओ पर शेयर 9, टोटल कॉल्ड अप कैपिटल कितने लोग हमें पैसा देंगे, जितने जितने को हम लोगों ने अलॉटमेंट दिया है, जितने लोगों को हम लोगों ने अलॉटमेंट दिया है, मतलब जितने शेयर्स अलॉट किए, कितने शेयर्स अलॉट किए हैं 60,000 इंटू 9 है ना, हाँ 5,40,000, ठीक है, ये हो जाएगा 5,40,000, ये हो गया कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ एक बार अनइशूड कैपिटल मुझे बताओ, वो तो मैंने पूछा ही नहीं है, अनइशूड कैपिटल कितना है, 60,000 अगर इशूड है तो अनइशूड कितना है 40,000, 40,000, 1 लाख में से 60,000 इशू किया तो अनइशूड कितना है 40,000, और कैपिटल कितना होगा 4 लाख, क्योंकि ये सब नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, मैंने पहले ही बोला था नॉमिनल वैल्यू पे। अच्छा कॉल्ड अप क्या क्या नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, 3 कैपिटल नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, एक होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। तो अनइशूड भी नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। तो देखो ऑथराइज्ड बता दिया, इशूड बता दिया मैंने, अनइशूड बता दिया, कॉल्ड अप कैपिटल तुम लोगों ने बताया ये वाला कॉल्ड अप कैपिटल। अच्छा अनकॉल्ड कितना है ये बताओ, अनकॉल्ड कैपिटल कितना है, अनकॉल्ड एक शेयर पे कैलकुलेट करोगे तो टोटल पे भी तो कर सकते, 60,000 हाँ 60,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कितना, इनटू कितना होगा बोलो 1, है ना, 10 रुपीज में 9 रुपीज तक हम लोगों ने कॉल किया है, तो 1 रुपीज अनकॉल्ड हो गया, तो 60,000 टोटल रुपीज में भी 60,000 आ रहा है, ये हो गया हम लोगों का अनकॉल्ड कैपिटल। ऑल शेयर होल्डर्स हैव ड्यूली पेड द अमाउंट कॉल्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर्स, तो सभी ने पेमेंट कर दिया, ठीक है, 60,000 शेयर्स का
पेमेंट मिल गया, लेकिन 5000 शेयर्स का पेमेंट नहीं मिला। 5000 एक पर्सन है जिसके पास, इसके हाथ में 5000 शेयर्स का होल्डिंग है, बट इसने सिर्फ 7 रुपीज पे किया है, सिर्फ 7, जबकि इसको करना चाहिए था 9, क्योंकि कंपनी ने तो 9 मांगा है। तो ठीक है, तुम्हें 10 तो करना है नहीं, क्योंकि कंपनी ने 10 करने बोला ही नहीं है, तो 10 मत करो, लेकिन 9 तो करो। 9 नहीं किया है इन्होंने, तो बोलो इससे कंपनी का क्या रेज होगा? कॉल्स इन एरियर कितना होगा? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर बताओगे कितना होगा? 5000 इंटू कितना होगा? 5000 इंटू, हाँ 2, क्योंकि देखो 9 रुपीज चाहिए था कंपनी को, कंपनी ने 9 रुपीज का डिमांड किया, 7 रुपीज तक डिमांड फुलफिल हुआ, मांगा गया था 9, फिर भी 7 ही मिला, यानी 2 जो है ये कॉल्सिन एरियर हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉल्सिन एरियर। कॉल्सिन एरियर हो गया है 10,000। ठीक है, अब इस पूरे डेटा को हमें बैलेंस शीट में क्या करना है? प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा ना, ये पूरा चीज इस क्वेश्चन में हम लोग कवर कर सकते हैं, तो हम ये यहाँ पर करके दिखा दें। इलास्ट्रेशन 1, ठीक है, लेकिन हम लोग शेड्यूल 3 के हिसाब से करेंगे, इसीलिए बैलेंस शीट अलग बनेगा और इसका डिटेल्स जो है नोट्स टू अकाउंट्स के हिसाब से हम लोग नीचे दिखाएंगे। हम अभी बनाते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे कैसे प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट एज एट डेट क्या है? 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, पर्टिकुलर्स, नोट्स नंबर, अमाउंट। पहले लिखना पड़ेगा, ये आदत करना पड़ेगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये होता है हेड। ठीक है, इसके अंडर आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड, ये भी हेड है, ये सब फिक्स्ड है। ठीक है, ये सब फिक्स्ड है, इसको कोई चेंज नहीं करता है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड्स आ गया। अब इसमें आ जाता है शेयर कैपिटल, ये भी फिक्स्ड है। ठीक है, ये जो भी हम लिख रहे हैं ये सब फिक्स्ड है। शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर नोट नंबर 1 देंगे कि शेयर कैपिटल कितना है। तो देखो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या हुआ है? शेयर इशू किया गया है और पैसा आया है, तो सीधा बात है कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ होगा। तो फिर लाइबिलिटी में कैपिटल के अलावा तो कुछ है नहीं हम लोग के पास डिटेल्स, और एसेट। ठीक है, इसीलिए लाइबिलिटी इतना ही दिखेगा हमें। एसेट साइड में पैसा आएगा, पैसे को हम लोग करेंट एसेट में दिखाते हैं। ठीक है, ये तो हमें वैसे भी पता है। और कंपनी अकाउंट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल के एक हेड होता है, वहां पर हम लोग दिखाते हैं वहां पर हम लोग दिखाएंगे कैश का बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, ये टोटल और यहाँ भी टोटल। अब प्रेजेंट कैसे होगा? तो नोट जो है, नोट्स टू अकाउंट्स, ये ना कोई वर्किंग नोट नहीं है, ये पार्ट ऑफ सम्स होगा। ठीक है, ये पार्ट ऑफ सम्स होगा, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स पहला, पहला देखो इसके साथ हमें कंपेयर करके चलना है। अगर नोट नंबर यहाँ पर 1 है, इसके अगेंस्ट में शेयर कैपिटल है, तो हम लोग शेयर कैपिटल का, इसका मतलब हमें डिटेल्स लिखना है। तो शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में हम लोगों के पास फिलहाल तो 1 टाइप ऑफ शेयर कैपिटल ही है। एक्चुअली दो तरह का शेयर कैपिटल होता है, एक प्रेफरेंस होता है, एक इक्विटी होता है। फिलहाल हम लोग इक्विटी पढ़ रहे हैं तो इक्विटी के बारे में ही बताएंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ये फॉर्मेट जो है इस तरह से ही करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ही करना पड़ेगा। पहले आ जाएगा ऑथराइज्ड, क्योंकि पहले कंपनी सोचेगी कि मेरे बिजनेस में मुझे कितना पैसा चाहिए, एस्टिमेट करेगी अपना मैक्सिमम कैपिटल के लिमिट को, उसको नाम दिया गया है ऑथराइज्ड, यानी कितना ऑथोरिटी है, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो वो कितना है? वो है 10 लाख। इसको हम लोग लिखेंगे 1 लाख इंटू 10, इस हिसाब से प्रेजेंट करना पड़ता है, इस तरह से 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक है,
जिसका अमाउंट हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, यहाँ ऊपर मैंने रुपीस का साइन दे रखा है 10 लाख। इसको हम लोग कर देंगे क्लोज। क्लोज करने का रीजन ये है, ये ऑथोरिटी है, ठीक है। इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करें, क्योंकि बैलेंस शीट कैसे बनता है सोचो, जर्नल बनता है, लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट आता है, ठीक है। तो इसका मतलब जर्नल, लेजर, ये सब का इफेक्ट, जर्नल क्या है, ट्रांजैक्शन है, समथिंग इन रिटर्न। तो देखो ट्रांजैक्शन जब हम लोग बनाते हैं तो वहां पर क्या होता है, अगर हम लोग का जब तक कोई मतलब गिव एंड टेक नहीं होता है तब तक तो हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब अगर मैंने 10 लाख रेज ही नहीं किया है तो इसको हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाए, क्योंकि ये इसका तो मेरा जर्नल एंट्री नहीं हुआ होगा। 1 लाख में 60,000 अगर मैंने इशू किया है तो 60,000 का ही मेरा ट्रांजेक्शन हुआ होगा, तो 60,000 का डिटेल्स मेरा यहाँ पर आएगा, क्योंकि उसी का मैंने जर्नल एंट्री भी पास किया होगा। तो ये जो है ये शो करना पड़ता है, ठीक है, मतलब दिखाना पड़ता है। जैसे फॉर्मेट दिखाते हैं ना, शेयर कैपिटल दिखा दिया, रुपीस लिखना जरूरी है, 1 लाख में ऐसे मतलब नंबर है तो ऐसे लिखो, रुपीस है तो आगे। तो ये जो मतलब एक सिस्टम होता है कि प्रेजेंट करके दिखाओ, ये सिर्फ शो करना है, इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। इसका रीजन भी मैंने बताया, इतना का ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं कि हम बैलेंस शीट में दिखा दे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, इसके बाद कौन सा आता है, ऑथराइज्ड तो कंपनी ने डिसाइड कर लिया, अब कंपनी सोचती है कि कितना इशू करेगी, तो इसके बाद आ जाता है इशूड शेयर कैपिटल। अब ये क्वेश्चन में बता रखा है 60,000, ठीक है, तो हम लिख देते हैं 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अगर तुम लोग को याद आए तो मैंने बोला था कि ये सब जो है नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। ये देखो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि इक्विटी शेयर का नॉमिनल बोलो, पर बोलो या फेस वैल्यू हमेशा 10 होता है, ठीक है। तो 6 लाख, 6 लाख हो गया, ठीक है। 6 लाख का हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है, लेकिन क्या पूरा पेमेंट मिला है, नहीं मिला है, तो देखते हैं क्या होगा। तो ये भी हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये भी हम लोग नहीं दिखा सकते क्योंकि 6 लाख में 6 लाख नहीं मिला है। अगर मिला है तो वो दिख जाएगा पेड अप में, पेड अप देखते हैं ना कितना है। तो इशूड के बाद पेड अप नहीं आएगा, इशूड के बाद क्या आएगा, इतना हम लोगों ने मार्केट में एप्लीकेशन के लिए मतलब 60,000 शेयर इशू कर दिया है, मतलब 6 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं कि मार्केट से 6 लाख का शेयर्स जो है शेयर कैपिटल रेज करेंगे। लेकिन डिपेंड कर रहा है कि कितना पैसा हमें मिला, ठीक है। तो यानी कि पेड अप, सॉरी, कितने लोगों ने कितना शेयर सब्सक्राइब किया, ये तो हम लोगों ने इशू तो कर दिया, लेकिन कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, क्या 60,000 ही सब्सक्राइब हुआ या उससे कम या उससे ज्यादा, यानी इसके बाद आ जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ये सब सीक्वेंस में ही होना चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ये कितना है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है 60,000। हम लोग 60,000 ही लिखेंगे। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसली है, लेकिन सब्सक्राइब कितना हुआ है, इसका मतलब कंपनी ने तो 60,000 से ज्यादा वो अलॉट नहीं करेगी, तो जितना अलॉट कर पाएगी उतना ही जो है वो सब्सक्राइब करेगी। तो सब्सक्राइब तो मैक्सिमम 60,000 ही हो सकता है। सब्सक्राइब जो है देखो जितना इशू किए हैं उससे ज्यादा तो सब्सक्राइब होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ 70 दिख रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। या तो प्रोराटा कर दो या तो रिटर्न कर दो। तो प्रोराटा करने पे 70,000 नहीं हो जाएगा शेयर, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज नहीं होते हैं, वो तो पेमेंट बाद में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो हम लोगों का 1,000 का बिल हुआ और हम लोगों ने दुकानदार को 1,200 रुपए दे दिया और उन्होंने बोला कि 200 बाद में ले लीजिएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने 1,000 रुपीज दे के हम लोगों ने 1,200 रुपए का सामान ले लिया, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। मान लो हम लोगों ने 1,000 रुपीज से एक टीज लिया, ठीक है, लेकिन दुकानदार बोल रहा है, अब हम लोगों ने 1,200 दिया फॉर एग्जाम्पल, और दुकानदार बोल रही है, या फिर मान लो 2,000 का नोट दिया, ठीक है, अब वो बोल रहा है आप 1,000 बाद में लेके जाइएगा, तो हम लोगों ने 2 टीज थोड़ी ना लिए, लिए तो एक ही टीज है, लेकिन ये बाद में दे दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो 70,000 में यहाँ तो रिफंड हो गया, और लेकिन प्रोराटा भी होता तो वो 60,000 ही रहता, वो कभी इंक्रीज नहीं हो सकता है। तो 70,000 में से तो 10,000 रिजेक्ट हो गया, तो 60,000 ही क्या होगा, सब्सक्राइब हो सकता है, क्योंकि सब्सक्राइब मैक्सिमम उतना ही हो सकता है जितना इशूड है। तो 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। सब्सक्राइब क्या हो सकता है, 60,000 से कम हो सकता है, 60,000 हो सकता है, लेकिन 60,000 से ज्यादा होगा तो उसको तो हमें अलग से दिखाना है, या तो रिफंड दिखाना है या प्रोराटा दिखाना है। तो 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो ये हो गया 6 लाख, ये भी हो जाएगा 6 लाख। तो ये सब्सक्राइब हुआ, इसको भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि इतने लोगों ने इतना इशू किया 10 लाख में से,
और इतना जो है सब्सक्राइब हो गया है, लेकिन सब्सक्राइब किया है, अब पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। एप्लीकेशन का पैसा तो सभी भर देते हैं, अलॉटमेंट का पैसा कंपनी बोलती है भरो, तो सभी भरते हैं, जरूरी तो नहीं है। कुछ लोग फेलियर हो जाते हैं तो उनका शेयर जो है कैंसिल कर दिया जाता है, फॉरफिट कर दिया जाता है। तो इसीलिए देखना पड़ेगा कि एक्चुअली पैसा कितना मिला। तो पैसा कितना मिला उसके लिए कंपनी को पहले कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन के अलावा बाकी सारी चीजों को कॉल करना पड़ता है, कंपनी को बोलना पड़ता है इतने तारीख के अंदर अलॉटमेंट का पैसा दे दीजिएगा, इतने तारीख के अंदर फर्स्ट कॉल दे दीजिएगा, एक हफ्ते के अंदर फाइनल कॉल दे दीजिएगा। ये सब कंपनी को डेट देना पड़ता है, ड्यू बेसिस पे होता है। एप्लीकेशन क्या होता है, कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में जब आता है तो एक न्यूज आता है, न्यूज आता है, हर एक जगह पे तुम्हें न्यूज मिल जाएगा, टीवी पे मिलेगा, पेपर पे मिलेगा, ठीक है। तो वो न्यूज पेपर पे मिलेगा, तो ये सारे चीजों को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं। अब एप्लीकेशन का भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है, कितने दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन का पैसा दे देना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को मिल जाता है, फिर कंपनी जब अलॉट करती है तो बोलती है अलॉटमेंट का पैसा इतने तारीख को दीजिएगा, फिर फर्स्ट कॉल का इतने, फाइनल कॉल का इतने तारीख, ठीक है। तो ये हो गया सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब कंपनी कॉल कितना कर रही है वो देखो, तो कॉल्ड अप एंड पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। एक काम करते हैं, हम कॉल्ड अप और पेड अप को ना थोड़ा अलग करके दिखाते हैं ताकि तुम लोग को और भी क्लियरली समझ में आए। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया है, कंपनी ने कॉल्ड अप किया है 60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹9। कॉल्ड अप, कंपनी ने कॉल्ड अप किया है 9, मतलब कंपनी सोच रही है कि 5,40,000 जो है ये मुझे मिल जाएगा, ठीक है। 5,40,000 ये मुझे मिल जाएगा, लेकिन इतने का भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, इतने का भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 5,000 शेयर्स था, जिसने कॉल इन एरियर किया है। तो कंपनी को लगा था कि मुझे 5,40,000 मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिला, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल को यहां से लेस करेंगे, तब हमें पता चलेगा पेड अप कैपिटल कितना है। लेस कर देंगे कॉल्स अनपेड, या फिर लिख सकते हो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स अनपेड, या फिर लिख सकते हो कॉल्स इन एरियर। अनपेड ऑन 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 ईच, ठीक है। ₹2 करके उन्होंने पे नहीं किया, क्योंकि टोटल तो 9 करके था एक एक शेयर पे, और 7 ही दिया, इसका मतलब ₹2 नहीं दिया, यानी 10,000, ठीक है। 10,000 जो है कॉल नहीं दिया, यानी 5,30,000 टोटल जो है रिसीव हुआ। 5,30,000 ये जो रिसीव हुआ इसको हम लोग बोलेंगे पेड अप कैपिटल, ठीक है। ये जो आ गया इसको हम लोग बोलेंगे पेड अप कैपिटल। ये हो गया पेड अप कैपिटल। इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इतने का ट्रांजैक्शन हुआ है। हमारे पास कैश कितना आया, 5,30,000 आया। देखो हमारे पास ना तो 10 लाख कैश आएगा, क्योंकि इतना तो हम लोग रेज ही नहीं कर रहे हैं। 6 लाख सोचा था, 6 लाख सोचा था, इशू कर दिया। 6 लाख में 6 लाख सब्सक्राइब भी हुआ, बट देखो प्रॉब्लम, 6 लाख तक हम लोग नहीं पहुंच सके, क्योंकि 5,40,000 सोचा था, क्योंकि हम लोगों ने पहला बात है कि ₹10 कॉल नहीं किया, ₹1 बाद में कॉल करेंगे ऐसा सोचा था, ₹1, लेकिन ₹9 के हिसाब से 5,40,000 तो मिलना चाहिए था। बट एक शेयर होल्डर जिसके पास 5,000 शेयर था उसने ₹2 कम दिया पर शेयर पे, यानी पेड अप कैपिटल बन गया 5,30,000। अब इतने का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो यही वाला सिर्फ और सिर्फ 5,30,000 ही हम लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 5,30,000। टोटल में भी दिखा देंगे 5,30,000। तो कैश भी कितना मिला होगा, ऑब्वियसली 5,30,000 मिला होगा, क्योंकि एंट्री कैसे हुआ होगा, एंट्री हम दिखा देते कैसे हुआ है, ठीक है। पहले एक बार इसका नोट्स बना देते, फिर एंट्री दिखा देते कैसे हुआ। नोट्स नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस विथ बैंक। नॉर्मली ये सब बैंक के थ्रू से होता है, बैंक ट्रांजैक्शन ही होता है, तो बैलेंस विद बैंक ये हो गया 5,30,000। अगर तुम लोग एंट्री देखना चाहते हो तो एंट्री कुछ इस तरह से होगा, जैसे देखो अगर नॉर्मल हम लोग देखें तो पैसा रेज करने का एंट्री क्या होता है, पैसा रेज करने का एंट्री होता है, पैसा रेज बोल रहे हैं, जैसे मान लो कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री नॉर्मल बिजनेस में कैश टू कैपिटल होता है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग शेयर में कैसे लिखेंगे, कैश
के जगह थोड़ा सा यहाँ पर बैंक हमेशा यूज करना है, ठीक है, जब तक स्पेसिफाई ना करे। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, कैपिटल कैसे आया है, शेयर कैपिटल के थ्रू से, शेयर इशू करके, ठीक है। कौन सा, इक्विटी। तो ये देखो सिमिलरिटीज देखो, ठीक है। अब हम लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल कितना इशू किया था, 6 लाख, ठीक है। 6 लाख रुपीज इशू, देखो ना, इशूड कैपिटल कितना इशू किया था, 6 लाख, सब्सक्राइब्ड भी 6 लाख हुआ, लेकिन हम लोगों को पैसा कितना मिला, 5,40,000, ठीक है। कितना कम मिला, सॉरी 5,30,000, मैंने 40 क्यों लिखती हूँ, 5,30,000 कितना हमें कम मिला, देखो 10 रुपीज कम मिला, ठीक है। 10,000, 10 रुपीज बोल रहे, 10,000 हमें कम मिला, यानी 10,000 हमारे डेबिट में जाना चाहिए। जिन्होंने मेरा पेमेंट, कंपनी का पेमेंट नहीं दिया, कंपनी बोलने के बाद भी, उस पैसे को बोला जाता है कॉल्स इन एरियर, ठीक है, या फिर इंस्टॉलमेंट इन एरियर, या फिर अनपेड कॉल्स, और ये है कंपनी के लिए लॉस। अगर कंपनी का पेमेंट नहीं मिलता है तो ये कंपनी के लिए लॉस हो गया ना, क्योंकि कंपनी ने सोचा था मेरा इतना सारा शेयर अलॉट हो रहा है, कंपनी का टारगेट तो नहीं अचीव हुआ ना, 6 लाख की जगह 5,30,000 हो गया, सॉरी 5,40,000 की जगह 5,30,000 हो गया, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग कितना दिखाएंगे, यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे कॉल्स इन एरियर, जो कि कंपनी के लिए है लॉस, ठीक है। लॉस होता है, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट। अच्छा, ये 6 लाख नहीं होगा, सॉरी, ये हो जाएगा 5,40,000। क्यों हो जाएगा, यहाँ पर ये जो एंट्री, हम लोग कैपिटल कितना रेस कर रहे हैं, कैपिटल हम लोग 9 रुपीज के हिसाब से रेस कर रहे हैं, सॉरी 9 नहीं, कितना है यहाँ पर देख लेते हैं, मुझे याद नहीं है, हाँ 9, ठीक है। तो जितना कॉल किया उतना ही कैपिटल रेज हो सकता है, तो एक एक शेयर पे 9 रुपीज रेज कर रहे हैं, और कितना शेयर इशू किया है, 60,000, ठीक है। ये, और यहाँ पर देखो 60,000 शेयर्स पे हम लोगों ने कितना रिसीव किया, इसका अलग कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से नहीं दिखा सकेंगे, इसको अगर हम लोग यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, 60,000 पे 5,000, यानी 55,000 पे हम लोगों को मिला है 9 रुपीज, ठीक है, और 5,000 पे हम लोगों को मिला है 7 रुपीज। चेक करते हैं सही बात है कि नहीं, 55,000 पे हम लोग को मिला है 9 रुपीज, यानी 4,95,000, और 5,000 पे मिला है 7, 35,000, यानी 5,30,000, है ना। कैसे, देखो यहाँ पर 60,000 हमें मिलना चाहिए था, 60,000 शेयर्स पे 9 रुपीज करके मिलना चाहिए था, लेकिन 60,000 में 5,000 वाला जो शेयर्स है, शेयर होल्डर है जिनके पास 5,000 है, उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने प्रॉब्लम रेज कर दिया है, उन्होंने कुछ पेमेंट दिया है 7 तक और बाकी 2 रुपीज तक नहीं दिया, यानी 55,000 का फुल पेमेंट है जितना मांगा गया है, और बाकी 5,000 का क्या हुआ है, 7 तक पेमेंट है, यानी टोटल पेमेंट इतना मिलेगा। ये मैंने क्या किया, पूरा एक बार डिस्कस करके दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पर कितना एरियर हुआ, 5,000 शेयर्स पे 2 रुपीज एरियर हुआ, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 10,000, 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे 2 रुपीज का एरियर हुआ, ठीक है। ये डिटेल्स में पूरा मैंने बता दिया। और ये देखो टोटल कितना हो रहा है, 60,000, टोटल 60,000 इशू हुआ था, है ना। कंपनी ने सोचा था 60,000 पे 9 मिलेगा, 50,000 पे 9 क्लियर था, 5,000 पे 7 तक क्लियर था, बाकी 2 रुपीज का पॉलिसी एरियर हो गया, जो कि कंपनी के लिए लॉस होता है, इसलिए ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, इसलिए इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री हो गया, और उसी के हिसाब से देखो, ये एंट्री मैंने इसीलिए बताया, तो बैंक अकाउंट में 5,30,000 जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी बैंक का अगर लेजर होता वहां 5,30,000 होता, तो ये देखो बैलेंस शीट में भी इसीलिए 5,30,000, और कैपिटल कितना है, 5,30,000, ठीक है, 5,30,000। और कॉल्स इन एरियर तो नहीं दिखाया, कॉल्स इन एरियर दिखाया ना, यहाँ पर दिखता है, ठीक है, वो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखता है। जब ये शेड्यूल 3 नहीं था तब वो बैलेंस शीट में ही दिखाया जाता था, और आउटर कॉलम में 5,30,000, जब कंपनी अकाउंट्स भी टी शेप में हुआ करता था, लेकिन वो तो बहुत पहले का बात है, ठीक है। अभी तो ऐसा नहीं होता है, और उसका डिटेल्स यहाँ दिखाया जाता है, ये जो पेमेंट नहीं होता। तो ये पूरा डिटेल्स हो गया हम लोग का। अब यहाँ पर क्या बोला है, देखो, इट इज क्लियर फ्रॉम अबव दैट डिटेल्स ऑफ ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल आर गिवन इन द नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये देखो नया जो फॉर्मेट है, ठीक है, नया मतलब अभी और नया नहीं, तुम लोगों ने, बहुत से लोगों ने 12 वगैरह में ये किया है, ठीक है, या फिर करोगे। तो ऑथराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये जो है ये नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है, बट आर नॉट काउंटेड, बट इसको काउंट नहीं किया जाता है। मतलब देखो मैंने जो बोला कि इसको हम लोग कभी भी ऐड
ऐड नहीं कर सकते। उसका लॉजिक ये है कि इतने का ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है, ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब, ठीक है, ये कभी भी काउंट नहीं किया जाता है। और उसके बाद इट इज ओनली द पेड अप कैपिटल दैट इज द पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय द शेयर होल्डर। मतलब इशूड कैपिटल का जो पार्ट सब्सक्राइब कर रहा है शेयर होल्डर, और उसमें से जितना पेमेंट किया है, जब हम लोग दिखाना चाहेंगे बैलेंस शीट में तो सिर्फ वही अमाउंट दिखाना चाहेंगे, ठीक है। इट इज ओनली द पेड अप कैपिटल दैट इज द पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय द शेयर होल्डर व्हिच इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल टोटलिंग द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट में वही अमाउंट जाएगा, सिर्फ पेड अप कैपिटल जो है वो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कॉल्ड अप, तो एक काम करो यहाँ पर पेड अप एंड कॉल्ड अप लिख दो, इसके साथ एंड ऐड कर दो, पेड अप एंड कॉल्ड अप, ये लिखने से ठीक रहेगा क्योंकि अलग से तो मैंने हेट किया नहीं। कॉल्ड अप एंड पेड अप, ठीक है, अलग से दिखाया नहीं मैंने, यहाँ पर ही दिखाया, तो पेड अप कॉल्ड अप का हेड दिखाना पड़ेगा। तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में ये अमाउंट जाएगा। अब आ रहा है देखो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहला बात है कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। अभी तक तो हम लोग इक्विटी शेयर पढ़ रहे थे, तो शेयर दो तरह का होता है, ठीक है, दो तरह का होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक है। प्रेफरेंस यानी जिसका प्रेफरेंस है, मतलब जिसको कुछ स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगा। क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, पर्सन्स होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये तो नॉर्मल बात है, जिनके पास प्रेफरेंस शेयर है उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलेंगे, जिनके पास इक्विटी शेयर है उनको इक्विटी शेयर होल्डर बोलेंगे। अब क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एश्योर्ड ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड एट ए फिक्स्ड रेट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। कंपनी जितना दिन है और कंपनी ने अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी होगा। और अभी अभी मैंने बोला था शेयर होल्डर को प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड मिलता है और इनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेफरेंस शेयर को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। मतलब जब प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाएगा तो प्रोस्पेक्टस में वहां पर डिविडेंड के बारे में भी बताया जाएगा कि उसका डिविडेंड कितना है। और प्रेफरेंस शेयर को जब मतलब रिटर्न डाउन किया जाता है, लिखा जाता है, तो वो उसके डिविडेंड रेट के साथ ही हमेशा लिखा जाता है। जैसे मान लो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये इसके आगे आगे ही लिखा जाएगा, ठीक है, ये पहले डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। मतलब जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर का नाम, ये नाम है 10%, 12%, ठीक है, मतलब जितना भी शेयर होल्ड कर रहे हो 12 रुपीज डिविडेंड मिलेगा, 10 रुपीज डिविडेंड मिलेगा, फिक्स्ड रेट में मिलता है। दे ऑल्सो कैरी ए प्रेफरेंशियल राइट ओवर द शेयर होल्डर टू बी पेड फर्स्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी बंद हो रहा है तो दो शेयर होल्डर है, एक इक्विटी एक प्रेफरेंस है, लेकिन इक्विटी वाले तो ट्रू ओनर है, इनको प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज ही इन्हें लेना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रॉफिट भी जैसे इंजॉय कर सकते हैं, लॉस भी इन्हें बियर करना पड़ेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले क्या होते हैं ना, ये प्रॉफिट ही लेंगे, लॉस नहीं बियर करेंगे, ठीक है। तो अगर कंपनी बंद हो जाता है, बाई चांस वाइंडिंग अप होने के कंडीशन में है, तो प्रेफरेंस शेयर्स का पहले प्रायोरिटी आता है, उसके बाद ही इक्विटी का प्रायोरिटी आएगा। दस दे एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन द मैटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड भी इनको इक्विटी शेयर वालों से पहले मिलता है। और जब रीपेमेंट किया जाता है कैपिटल, रीपेमेंट कब किया जाएगा, जैसे प्रेफरेंस शेयर जो है ना उसका एक टाइम ड्यूरेशन भी होता है कभी कभी, ठीक है। मतलब प्रेफरेंस शेयर मान लो 10 साल के लिए इशू किया, उसके बाद हम लोग प्रेफरेंस शेयर को क्या करना चाहते हैं, रिडीम बोलते हैं। रिडेम्पशन मतलब कैंसिल कर देना। हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं रखना चाहते अपने बिजनेस में, यानी उनसे जो भी पैसा लिया है वो रिटर्न कर देना चाहते हैं। तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब कैपिटल रीपेमेंट आएगा, अब ये तो नॉर्मल हो गया, अगर हम लोग नॉर्मली एक टर्म्स के बाद रिडीम करना चाहते हैं। लेकिन अगर कंपनी बंद हो रहा है तो इनको डिविडेंड भी पहले मिलेगा, इनको कैपिटल का रीपेमेंट भी पहले मिलेगा, ठीक है। ये तो वाइंडिंग अप होगा तब। और नॉर्मल बिजनेस में भी, नॉर्मल अगर कंपनी बंद नहीं भी हो रहा है तो भी डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो फर्स्ट जो है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को मिलेगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को मिलेगा, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलता है, चाहे वो वाइंडिंग अप हो या फिर वो नॉर्मल बिजनेस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। डिविडेंड हमेशा प्रेफरेंस वालों को मिलेगा पहले, उसके बाद ही इक्विटी वाले को मिलेगा, ठीक है। और ये रीपेमेंट का बात आता है वाइंडिंग अप के टाइम पे, अगर बिजनेस बंद हो जा रहा है और प्रेफरेंस शेयर को हम लोग जो है रीपे कर रहे हैं, उनका जो कैपिटल लिया था वो रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि उनका कैपिटल लेके बिजनेस कर रहे थे और उसके बदले उन्हें डिविडेंड दे रहे थे और कुछ नहीं दे रहे थे। अगर हम लोग को उनका कैपिटल रीपे करना है, चाहे वो रीजन दो हो सकता है, या तो बिजनेस बंद हो रहा है या तो कंपनी ने एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही लिया था, अब वो रिटर्न करना चाहती है, तो रीपेमेंट अगर करेगी तो हमेशा क्या होता है, प्रेफरेंस जो है वो प्रेफरेंस मतलब इक्विटी के आगे प्रेफरेंस को ही मिलेगा। वैसे इक्विटी को हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी को हम लोग
रिडीम नहीं करते, वो भी करते हैं, वो एक्चुअली कैंसिलेशन ऑफ इक्विटी शेयर भी करते हैं, जिसको बाईबैक बोला जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर जो जिस वजह से इनका प्रेफरेंशियल मैटर बोला था वो वाइंडिंग अप के लिए ही बोला था। अगर कंपनी बंद हो रहा है तो डिविडेंड का पेमेंट पहले इनको मिलेगा, रीपेमेंट भी इनका ही होगा। जनरली होल्डर ऑफ द शेयर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट, इनका कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। तो देखो प्रेफरेंस शेयर का फीचर्स क्या क्या हो गया। प्रेफरेंस शेयर का फीचर्स है इनको मिलता है फिक्स्ड डिविडेंड, ठीक है, इनको फिक्स डिविडेंड मिलता है। अगर कंपनी वाइंडिंग अप होता है तो रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इनको पहले दिया जाता है। इनका कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, जो कि इक्विटी का होता है, क्योंकि इक्विटी वाले का नेचर क्या है, वो रिस्क ज्यादा लेता है, वो प्रॉफिट भी मान लेगा, वो लॉस भी मान लेगा, ठीक है, उसका रिस्क हाई है, तो उसको वोटिंग राइट्स देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इक्विटी प्रेफरेंस वाले का वोटिंग राइट्स नहीं होता है, ठीक है। कंपनीज यूज दिस मोड ऑफ फाइनेंसिंग एज इट इज चीपर देन रेजिंग डेट। अगर कंपनी लोन लेगी ना, चाहे वो डिवेंचर इशू करे या मतलब डिवेंचर क्या होता है वो भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। डिवेंचर होता है एक मतलब ऐसा लोन जो कंपनी पब्लिक से इशू करवा सकती, मतलब पब्लिक से रेज करवा सकती है। कंपनी जैसे शेयर इशू कर रही है वैसे डिवेंचर इशू कर सकती है, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले सकती है, बैंक से लोन ले सकती है। तो ये सब जो है बहुत महंगा होता है, ठीक है। लोन बैंक वगैरह से लेना बहुत महंगा होता है, और अगर हम लोग पब्लिक से लोन रेज कर सकते हैं वो सस्ता होता है, ठीक है, क्योंकि चीपर होता है लोन से भी प्रेफरेंस शेयर, इसीलिए कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करना पसंद करती है, ठीक है। डिविडेंड इज जनरली क्यूमुलेटिव इन नेचर, और इनको जो डिविडेंड देना पड़ेगा वो नॉर्मली क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब मान लो कंपनी को देना है 10% डिविडेंड, ठीक है, तो कंपनी 10% डिविडेंड पहले साल दे दी, दूसरे साल 10% डिविडेंड देगी, लेकिन वो दे नहीं पाई, प्रॉफिट नहीं था, दे नहीं पाई। थर्ड ईयर में भी 10% ड्यू हो गया और कंपनी ने थर्ड ईयर में दोनों डिविडेंड दे दिया, ये क्लियर था, ये क्लियर नहीं था, और थर्ड ईयर में आके कंपनी ने 10+10 दोनों दो बार का 20% डिविडेंड दे दिया। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव इन नेचर, मतलब कंपनी चाहे तो इसे क्यूमुलेट कर सकती है, एक्यूमुलेट, ठीक है। एंड नीड नॉट बी पेड एवरी ईयर इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट। जो मैंने अभी बोला, अगर प्रॉफिट कम हो जाता है, बाई चांस इतना प्रॉफिट नहीं है कि हम लोग डिविडेंड दे पाए, तो कंपनी क्या कर सकती है, अगर प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव नेचर का है तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी बोल सकती है हम नेक्स्ट ईयर दोनों डिविडेंड मिला के दे देंगे, ठीक है। मैंने इस बार एक बार 10% दिया, बट नेक्स्ट टाइम कंपनी फेलियर, और उसके बाद कंपनी बोल रही नहीं मेरे पास प्रॉफिट है इतना कि हम इस बार वाला तो देंगे ही देंगे, और पिछले बार जो मैंने नहीं पे किया था वो भी हम पे कर देंगे, ठीक है। The Companies Act 2013 prohibits the issue of any preference share which is irredeemable, ठीक है। irredeemable जैसे मैंने अभी बोला ना, रिडेम्पशन मतलब एक टाइम पीरियड होना चाहिए जिसके अंदर हम लोग प्रेफरेंस शेयर वालों का कैपिटल रीपे कर देंगे। अगर कोई टाइम पीरियड डिक्लेयर्ड नहीं है उसे बोलते हैं इररिडीमेबल, मतलब इस शेयर को हम लोग कैंसिल कर ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा प्रेफरेंस शेयर कंपनीज एक्ट 2013 ने प्रोहिबिट कर दिया है, ऐसा प्रेफरेंस शेयर अब कोई कंपनी इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली होता है क्यूमुलेटिव नेचर का, नॉन पार्टिसिपेटिंग अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड अदरवाइज। मतलब अगर हमें कुछ नहीं बोला गया है तो प्रेफरेंस शेयर कैसा होगा, क्यूम्युलेटिव होगा। क्यूम्युलेटिव का मतलब अभी मैंने बताया कि डिविडेंड देना पड़ेगा, रूल्स है, फिक्स परसेंटेज पे ही देना पड़ेगा, ठीक है, सब ठीक है, पहले इक्विटी के पहले देना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट कम है तो कोई बात नहीं, एक्यूमुलेट कर लो, जैसे 3 साल का 10% हम लोगों ने नहीं दिया तो फोर्थ ईयर में जाके हम लोग फोर्थ ईयर का पिछला 10 एंड फोर्थ ईयर का 10 मिक्सड अप करके 40% हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं, दैट इज क्यूम्युलेटिव। तो प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव नेचर का होगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब इनका कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग, इनका कोई वोटिंग राइट्स नहीं होगा। और इनको दे भी क्यों वोटिंग राइट्स, क्योंकि इनका डिसीजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऐसे है कि ये सिर्फ प्रॉफिट लेंगे, लॉस नहीं लेंगे। मतलब मुझे सिर्फ मतलब किसी का अगर अच्छा हैबिट है वही ठीक लगता है, बुरा हैबिट है वो हम नहीं मान सकते, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग भी जैसे अच्छा बुरा लेके है तो हमें हर चीज मानना पड़ेगा। मतलब ये कम रिस्क लेना चाहते हैं, सीधा बात है, कम रिस्क लेना चाहते हैं, इनको उतना दिमाग नहीं
नहीं लगाना, इनको अपना डिविडेंड से मतलब है कि मैंने इतना पैसा दिया है, मुझे इतना रिटर्न में डिविडेंड चाहिए, तो इनका कोई वोटिंग राइट्स होता नहीं है अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड अदरवाइज। ठीक है, नॉर्मली ये नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, लेकिन एक आधा केस है जहां पर ये पार्टिसिपेटिंग हो जाते हैं, इसीलिए बोला है अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड अदरवाइज। जब तक हमें अलग से कुछ ना बताए कि ये कौन से टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, तब तक प्रेफरेंस शेयर को ऑलवेज क्यूमुलेटिव मानेंगे और नॉन पार्टिसिपेटिंग माना जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हमें कुछ भी नहीं बोलेगा तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब ही क्यूमुलेटिव, मतलब डिविडेंड को एक्यूमुलेट करके दे सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी इनका कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। लेकिन क्या नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है? होता है। ये देखो जैसे यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में ये देखो हम दिखाते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर भी होता है, लेकिन ये कब पार्टिसिपेटिंग हो जाते हैं वो हम बताएंगे बाद में। ठीक है, ये कब पार्टिसिपेटिंग हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसमें है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। जिसमें अभी मैंने पढ़ के तुम लोग को बताया कि नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 इसे प्रोहिबिट कर दिया है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है जो कि इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक किया, देखो यहाँ तक प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। नेक्स्ट दिन हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर से करेंगे, और इसके बाद जैसे ही ये खत्म होता है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर और उसके बाद इक्विटी, आफ्टर दैट हम लोग का न्यूमेरिकल्स जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।